समृद्धि मैम, समृद्धि दीदी, मैम प्लस दीदी, मैमड़ी अगर आपको क्लियरली दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है तो जल्दी से प्यारा सा सनफ्लावर बनाएंगे चैट में। देन हम स्टार्ट करते हैं भाई हमारा आज का मच अवेटेड सेशन, जो कि है नीव 2027 बैच की पहली बायोलॉजी क्लास। तो भाई साइंस की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। रक्षक सर और सुनील सर अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स की क्लासेस ले चुके हैं एंड इसी दौरान भाई मेरे पास बहुत सारे बच्चों के टेक्स्ट आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे इधर उधर कि मैम हमारी बायो की क्लास कब होगी। तो भाई फाइनली बायो की क्लास का मुहूर्त निकल चुका है गाइस। इसी बात पे फूलों की वर्षा कर दी जाए, बहुत सारे सनफ्लावर बना दिए जाए चैट में एंड हम बेटा करते हैं स्टार्ट फिर हमारा आज का सेशन। सबसे पहले तो भाई मुझे ये बताएंगे आज बच्चे कितने एक्साइटेड हैं, बच्चे कितने एक्साइटेड हैं बायोलॉजी पढ़ने के लिए। समृद्धि मैम से बायोलॉजी पढ़ने के लिए कितने बच्चे एक्साइटेड हैं। अच्छा तुमको ये तो पता है ना बायोलॉजी क्या होता है। कहीं बोलो अरे मैम हम तो अभी नए नए बच्चे हैं, नए नए 9th में आए, हमें तो पता ही नहीं बायोलॉजी क्या होता है। तो अगर तुम इतने है ना इतने बेसिक लेवल पर हो कि तुमको ये भी नहीं पता कि बायोलॉजी क्या होता है, तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर पूकीज, है ना, मैं अपने बच्चों को प्यार से पूकीज बोलती हूँ, है ना, बच्चों को मैं प्यार से पूकीज एंड पटैटोज बोलती हूँ। आजकल तो मैं पकोड़े भी बोलने लग गई हूँ, है ना, ठीक है। तो भाई मेरे प्यारे प्यारे पूकीज एंड पटैटोज, मैं आपको एक बात बता देती हूँ बेटा, अगर आपको बायोलॉजी अभी तक बोरिंग सब्जेक्ट लगता था, अगर आपको ये लगता था कि बायोलॉजी में तो सब चीजें रटने वाली होती हैं, सब कुछ यहाँ पर ऐसे ही होता है, बस याद कर लेना है, यहाँ पर कोई रीजन नहीं होता, तो गाइज दिस इज गोइंग टू चेंज दिस ईयर। क्लास 9th में आप सभी के लिए बायोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनने वाला है, ये मेरी गारंटी है। और इस बारी तो क्लास 9th की एनसीईआरटी में जो चेंजेस करे गए हैं, आई रियली अप्रिशिएट सीबीएसई फॉर दैट, क्योंकि बेटा घर वापसी कराई गई है एक दो चैप्टर्स की, तो ठीक है। तो पहले क्या होता था, है ना, हम जब पहले वाले कोर्स की बात करें वहां पे हम सेल पढ़ाते थे, टिश्यूज पढ़ाते थे, है ना, और आपका एक चैप्टर और होता था इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, है ना। बट अगर मैं उससे भी और कई सालों पहले की बात करूं, जब मैं खुद स्कूल में थी, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, टिल आई थिंक कोविड के टाइम तक बेटा क्लास 9th का जो बायोलॉजी का सिलेबस होता था वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा होता था। वहां पे सेल भी पढ़ाया जाता था, वहां पर टिश्यूज के बारे में भी पढ़ाया जाता था, वहां पर हेल्थ के बारे में, डिजीजेस के बारे में भी पढ़ाया जाता था। वहां पर एक बहुत ही अच्छा चैप्टर होता था डाइवर्सिटी, जहां पर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, भाई ये सारे टॉपिक्स पहले पढ़ाए जाते थे। और फिर उसके बाद कोविड के टाइम पे बेटा इन चैप्टर्स को हटा दिया गया और फिर यही बच्चे बेटा जब क्लास 11th में पहुंचते थे तो उनका कहीं ना कहीं उस लेवल का बेस नहीं बनता था और क्लास 11th में जाके चीजें टफ हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे सफर करते थे। तो आई रियली अप्रिशिएट सीबीएसई, आई रियली अप्रिशिएट एनसीईआरटी फॉर ब्रिंगिंग दीज चेंजेस, क्योंकि बेटा अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो क्लास 11th में जाकर 11th-12th में आगे जाकर आप नीट को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बायो तो नीट में आती है ना, जेई में आती नहीं है। अगर आप नीट को टारगेट कर रहे हैं, नीट का एग्जाम होता है बेटा हमारा एमबीबीएस करने के लिए, अगर आपको डॉक्टर बनना है ना, तो ये थोड़ी थोड़ी बातें धीरे धीरे मैं आपको सब सिखा दूंगी, है ना, अभी बहुत कुछ जानना है आपको। तो अगर आप आगे जाके एमबीबीएस करने का सपना देखते हैं, डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं बेटा, तो आपको नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होती है और वहां पर बेटा क्लास 11th में आपको हर वो चैप्टर जो आप क्लास 9th में पढ़ोगे ना, सेम टू सेम वही चैप्टर और डिटेल में और डेप्थ में हो जाता है। तो अब आपका जो करिकुलम चेंज हुआ है ना बेटा, वो आपको इतना स्ट्रांग बना देगा, इतने बेसिक्स आपके स्ट्रांग बना देगा कि आप क्लास 11th में जाके बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करोगे, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें आज हमको करनी है, ठीक है। पहले आप मुझे बताओ भाई, आपको कैसा लग रहा है मुझसे मिलके, है ना। अभी तो तुम नन्हे मुन्ने बच्चे थे, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, है ना, तो नन्हे मुन्ने राही थे तुम, है ना। अब तुम थोड़े से बड़े हो गए हो, थोड़ा थोड़ा तुमको फील करा दिया होगा लोगों ने, अरे भाई अब तो 9th में हो गए, अब तो बड़ी क्लास में हो गए, अब तो है अब तो बोर्ड क्लास है अगले साल, है ना। तो कहीं ना कहीं भाई देखो, है ना, तुम्हारी फील्डिंग सेट हो गई है, ये मैं कैसे बताऊं तुम्हें, आंखों में आंखें डाल के तो नहीं बोल सकती क्योंकि मैं बता दूं, क्योंकि यार देखो लास्ट ईयर तुम लोगों की क्लास 8th की एनसीईआरटी चेंज हुई, आपका क्लास 8 का सिलेबस भी चेंज हुआ, है ना। तो वहां पे भी आप लोगों ने थोड़ा स्ट्रगल किया, है ना। बहुत सारे बच्चों के स्कूल्स में पुरानी एनसीईआरटी, कहीं पे न्यू एनसीईआरटी, है ना, तो एक हलवा खिचड़ी बन गई थी। और सेम इस साल भी हो रहा है
है ना। सेम इस साल भी कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि मैक्सिमम स्कूल्स में तो देखो नई एनसीईआरटी ही फॉलो हो रही है, तो हम भी वही करेंगे बेटा, है ना। पुरानी चीजों को कौन फॉलो करता है, लेटेस्ट चीजें फॉलो करते हैं। तो हम भी बेटा क्लास में क्या करने वाले हैं, नई एनसीईआरटी ही फॉलो करने वाले हैं। और अगर आपको ये लगे कि नहीं मैम पुरानी एनसीईआरटी पढ़ाओ, तो बेटा जी पुरानी एनसीईआरटी का सारा जो कंटेंट है वो बायोलॉजी में रिटेन हुआ है। यस तो अगर आप बायोलॉजी की क्लास में आ रहे हो बेटा, और अगर आपके स्कूल में बाय चांस मान लो कि पुरानी एनसीईआरटी फॉलो भी हो रही हो, तो बेटा एक भी ऐसी चीज नहीं होगी जो मेरी क्लास में डिस्कस नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो लेक्चर्स है बेटा ये सफिशिएंट है फॉर बोथ ओल्ड एनसीईआरटी एंड न्यू एनसीईआरटी, ठीक है। तो बहुत कुछ क्या है बेटा ऐड हुआ है, बहुत सारी चीजें क्या है बेटा बदली हैं, और अच्छा कंटेंट है बेटा, मजा आएगा आपको पढ़ने में। आप बहुत सारी नई चीजें सीखोगे बायोलॉजी के बारे में, अपनी बॉडी के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, तो बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। चलो बेटा अब अगर हम बात करें आज की बात नहीं करेंगे, आज बहुत सारी बातें शातें करने वाले हैं, है ना। तो एक बार मैं देख लूं भाई मेरी क्लास में कौन कौन बच्चे आए हुए हैं। हाँ, हफ्सा, प्रियांशी, गेमर प्रिंस, विजडम माही, और ये कौन है, सिद्धांत, रानू, सौरभ, जानवी, यशी, युवराज, उमंग, नैना, शुगर और जितेंद्र, निधि, किग्गू, अबे किग्गू कैसा नाम है भाई, क्यूट नाम है, हर्षित, सानवी, प्रतिष्ठी, एलिस इन वंडरलैंड, चिराग, आशीष, प्रवति, प्रगति, जानवी, तो जानवी एक और आई थी क्या अभी, मनीष, ओ भाई बहुत सारे बच्चों के नाम हैं। वेलकम 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 ऑल ऑफ यू बेटा। और जो भी बच्चे है ना मुझे नहीं जानते हैं, है ना, क्योंकि अपना इंट्रोडक्शन हमेशा देना चाहिए, है ना। वैसे तो आपको अपने जीवन में भाई इतना बड़े बन जाना चाहिए, है ना। आप बेटा अपने आप को ना इतना उस लेवल तक ले जाओ लाइफ में कि आप कहीं किसी रूम में एंटर करो ना तो आपको आपका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ही ना पड़े, है ना। क्या मजा आएगा ना यार। आप लाइफ में इतना कुछ कर गए कि द मोमेंट यू एंटर इनटू द रूम और कोई अगर आपको नहीं जानता है तो आपके आसपास वाले लोग उस इंसान को बता रहे कि भाई ये वो है, ठीक है बेटा। तो लाइफ में बस अब एक टारगेट सेट कर लो यार, लाइफ में इतनी मेहनत करनी है, लाइफ में इतना बड़ा बनना है कि हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस ही ना करना पड़े, ठीक है। सो दिस शुड बी द टारगेट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। और मैं ये आपको समझाना चाहती हूँ बेटा, क्लास 9th एक ऐसी क्लास है जहाँ पे आपका सिलेबस तो बहुत ज़्यादा बदल ही रहा है, बट आपकी लाइफ भी बेटा बहुत बदलने वाली है, क्योंकि थोड़ा सा एक वो आपकी जो टीनेज है ना, वो इस टाइम पे आप एक बहुत ही सेंसिटिव एज में हो, आप एक बहुत ही सेंसिटिव एज में हो। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमें छोटी छोटी बातें खुश भी कर जाती हैं इस एज में, बट छोटी छोटी बातें कहीं ना कहीं हमें अगर हम बोले ना बुरी भी लग जाती है ना। एक ये कैसी एज है जहाँ पर हमको पेरेंट्स बहुत टोकते हैं, हमें बड़े भैया दीदी बहुत टोकते हैं, स्कूल में भी बात पे हमको सुना दिया जाता है ना, टोक दिया जाता है, तो बुरा लगता है कि यार हमको मत बताओ, हमें पता है हमें पढ़ाई करनी है ना, हमको पता है कि ये चीज़ सही है ये चीज़ गलत है, तो हम ये बहुत फील करते हैं इस टाइम पे, ठीक है। बट बेटा थोड़ा संभलना भी है ना, हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आई नो दिस इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ नाउ, इंटरनेट इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ नाउ, बट इन चीजों में इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो जाना है ना, कि भाई पढ़ाई ही भूल जाओ, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। एक मीम आता है कि पढ़ाई करने के लिए इंस्टाग्राम डिलीट किया था, है ना, बट तुम कर क्या रहे हो, तुम कर रहे हो तुम इंस्टाग्राम चलाने के लिए पढ़ाई डिलीट कर दे रहे हो। प्लीज गाइस, तो ऐसी चीजें नहीं करनी है, ठीक है। बहुत ज्ञान की बातें करती हो मैम, आप तो अपने बारे में बताने वाली थी, बताया नहीं, पता नहीं क्या बोलने लग गई। हाँ जी, तो मैं अपने बारे में बता देती हूँ, मेरा नाम समृद्धि है बेटा, माय नेम इज समृद्धि शर्मा, और मैं क्लास 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, और पिछले 5 साल से फिजिक्स वाला के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। एंड आई विल से कि मेरे बच्चे मुझे प्यार से पूकी मैम बोलते हैं, बच्चों ने ही एक प्यारा सा नाम मुझे दिया है। और मैं अपने एकेडमिक्स के बारे में क्या बताऊँ बेटा, मैंने बैचलर्स इन बॉटनी किया है, मास्टर्स इन बॉटनी किया है, ठीक है। इवन बेटा मैंने PhD भी स्टार्ट कर दी थी, बट कहने का मतलब यह है कि भाई वो एग्जाम भी मेरा क्लियर हो गया था। एक नेट का एग्जाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर PhD एंड लेक्चररशिप, है ना, वो मैंने क्लियर किया। फिर IIT का एक पेपर होता है, उसको गेट एग्जाम बोलते हैं, है ना, गेट का एक एग्जाम होता है, वो मैंने 2 बार क्वालिफाई करा, मेरी अंडर 400 रैंक थी उसमें।
और टीचिंग का एग्जाम होता है, सीटेट का एग्जाम है ना, वो मैंने क्लियर करा। हाँ, अभी सब बातें हमें क्यों बता रही हूँ मैं तुम्हें, ये सब इसलिए बता रही हूँ कि देखो बेटा, किसी की भी जो लाइफ की जर्नी होती है ना, वो ऐसे सिंगल ट्रैक पे नहीं चलती है। किसी टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि नहीं नहीं मेरे को बीएससी एमएससी करके पीएचडी करनी है, अभी मुझे लगता था नहीं 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 मुझे तो एमबीए करनी है, नहीं नहीं मुझे तो है ना, मुझे तो टीचिंग करनी है। तो आई वॉज ऑल्सो वेरी कंफ्यूज्ड इन लाइफ। ये पॉइंट मेरे लाइफ में भी आया था, मुझे भी नहीं समझ आता था कि मुझे क्या करना है। बट इवेंचुअली बेटा, धीरे धीरे हम अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीजें सीखते हैं, ठीक है। बहुत बारी गिरना पड़ता है बेटा दोबारा खड़े होने के लिए। आज अगर आप किसी इंसान को देख रहे हो, दैट अ पर्सन इज ऑन टॉप, राइट। आज अगर आप देख रहे हो कि भाई अलग सर इज ऑन टॉप, है ना, अलग सर इज द वन ऑफ द मोस्ट लव्ड टीचर ऑफ इंडिया, ठीक है। आज उनको लोग यहां पर देख रहे हैं, बट शायद से हर कोई ये नहीं जानता कि वो यहां तक पहुंचने के लिए कितनी बारी गिरे होंगे, है ना, उन्होंने कितनी चीजें कितने अलग अलग तरीके से करी होंगी, और धीरे धीरे वो जर्नी आगे बढ़ती गई। उनने बहुत, है ना, कहते हैं ना, बहुत फेलियर्स भी देखे होंगे, बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। उस नॉलेज से, उस विजडम से, उस समझदारी से, उस एक्सपीरियंस से बेटा वो लाइफ में आगे बढ़ते गए। एंड सेम इज माई स्टोरी ऑल्सो, ठीक है। तो बेटा मैंने भी लाइफ में बहुत सारी चीजें सोची, करी, फेल हुई, दोबारा ट्राई करी, है ना। तो लाइफ इवेंचुअली बेटा हमें कहीं ना कहीं ले जाती है, अगर हम एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन बना लें कि हाँ हमें कुछ करना है। तो आज मैं ये चाहती हूं कि आज आप सभी बच्चे थोड़ा सा बैठें, सोचें अपने फ्यूचर के बारे में कि हमें क्या करना है। यू वांट टू बी अ पायलट, बी अ पायलट। यू वांट टू बी अ फैशन डिजाइनर, बी अ फैशन डिजाइनर। यू वांट टू बी अ कंटेंट क्रिएटर, बी अ कंटेंट क्रिएटर। यू वांट टू बी अ क्रिकेटर, बी अ क्रिकेटर, ठीक है। हाँ, हमको पढ़ाई पे ध्यान देना है, एक बेसिक एजुकेशन क्लास 12th तक जरूरी होती है, वो तो हमें करना ही करना है। बट हाँ, हमें भेड़ चाल में नहीं फंसना। सब अगर आईआईटी जाएंगे तो मैं भी आईआईटी जाऊंगा, सब नीट की प्रिपरेशन करके डॉक्टर बनेंगे तो मैं भी डॉक्टर बनूंगा, भाई ऐसे नहीं होता है, ठीक है। फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या एंजॉय करते हो, क्या तुम उसमें हार्डवर्क कर कर 100% देकर क्या तुम एक अच्छे लेवल तक पहुंच सकते हो, क्या तुम्हें खुद के अंदर वो पोटेंशियल दिखता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं 101% एफर्ट दे सकता हूं, तो यस उस चीज को आप करेंगे, ठीक है बेटा। मार्क्स तो आ ही जाते हैं बेटा, अगर आप अच्छे मन से, सच्ची नीयत से पढ़ाई करते हो तो मार्क्स आ जाते हैं। बट क्या मार्क्स गारंटी है लाइफ में आपको सक्सेसफुल बनाएंगे? नहीं। ओ वेरी गुड एग्जाम्पल, अभी आईपीएल चल रहा है बेटा, है ना। सो देयर इज दिस वेरी स्मॉल बच्चा, नॉट वेरी स्मॉल आई विल से, है ना, 15 साल का एक बच्चा है, वैभव सूर्यवंशी, है ना, इफ आई एम टेकिंग हिज नेम राइट। आईपीएल में आई थिंक वो एक टीम के लिए खेल रहा है जिसका नाम है राजस्थान। राजस्थान के आईपीएल टीम में वो बच्चा खेल रहा है। एंड बेटा व्हाट एन अमेजिंग गाय, इतनी छोटी सी एज में वो बच्चा ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहा है यार। मैंने अभी मतलब आई वाज वाचिंग, मैं बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करती हूँ आईपीएल, बट हाँ हाइलाइट्स तो पता चलते ही रहते हैं। ऑरेंज कैप मिला है बेटा उस बच्चे को, एक 15 साल का बच्चा कितना अच्छा कर रहा है यार। और आप ये सोचो कि वो करने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए, उन लोगों के साथ, जिन लोगों के साथ वो कंपीट कर रहा है, इट्स नॉट इजी। उससे क्या बोलते हैं ना, आई डोंट वांट टू से दिस, बस उसकी डबल उम्र के लोग हैं बेटा जिनके साथ वो कंपीट कर रहा है। 35 बॉलों में 100 रन बनाना, इट्स नॉट इजी, ठीक है। बट हाँ बेटा, उसने सोच लिया कम उम्र में कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है। ऑब्वियसली पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया होगा, स्कूल वालों ने बहुत सपोर्ट किया होगा। आप भी बेटा फिगर आउट करो आपको लाइफ में क्या करना है। टॉक टू योर पेरेंट्स, टेल योर पेरेंट्स मेरे को ये करना है, मुझे लगता है मैं ये कर सकता हूं, ठीक है। हाँ, अब हो सकता है बेटा मैंने वो गलत बोल दियो, टीम वगैरह का नाम गलत बोल दिया, आई एम नॉट श्योर कि कौन सी टीम में है। बट व्हाट एन एग्जाम्पल यार, व्हाट एन एग्जाम्पल कि एक बच्चे को छोटी एज में अपने इंटरेस्ट पता चल जाए, उसको ये पता चल जाए कि हाँ यार मैं ये कर सकता हूं, और उसको सही सपोर्ट मिले, अगर उसको सही गाइडेंस मिले तो लाइफ में हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। एंड आई बिलीव बेटा हर एक बच्चा जो आज मुझे इस क्लास में देख रहा है, मैं बिलीव करती हूं बेटा आपके लिए भी कोई ना कोई एक ऐसी चीज बनी होगी जिसमें आप बहुत अच्छा करोगे। आपको क्लास 8th तक कहीं ना कहीं सिर्फ यही सिखाया गया होगा कि बेटा बस पढ़ते जाओ, मार्क्स ले आओ, मार्क्स ले आओ। अच्छी बात है बेटा, वो कहीं ना कहीं वो ठीक है, बट सिर्फ मार्क्स से ही आप लाइफ में सक्सेसफुल होगे ये गारंटी नहीं होती बेटा। आई वॉज नॉट अ टॉपर,
मेरे नहीं आए थे 90% से ज्यादा क्लास 10th में, बट क्या आप मुझे फेलियर बोलोगे क्या? नहीं ना। अच्छा करना है लाइफ में, ये आपका मोटो होना चाहिए। दैट्स इट। लाइफ में जो भी करूंगा अच्छा करूंगा, स्पोर्ट्स में जाऊंगा तो बेस्ट दूंगा, यूट्यूबर बनूंगा तो बेस्ट दूंगा, ठीक है, इंजीनियर बनूंगा तो बेस्ट दूंगा, डॉक्टर बनूंगा तो बेस्ट दूंगा। तो बस बेस्ट देना है। अगर आज मैं क्लास 9th का स्टूडेंट हूं तो मुझे अपनी क्लास 9th की पढ़ाई में अपना बेस्ट देना है, ठीक है। एंड आज इसी के साथ थोड़ी सी मोटिवेशन, थोड़ी बातें ज्यादा हो गई होगी, बस बेटा यही मोटिवेशन होता है बेटा, यही जोश होता है, ठीक है, जो हमको पूरा साल एज अ फ्यूल की तरह काम करता है कि हाँ यार, अगर हम यहाँ पे आ रहे हैं, डेली मैम की क्लास में हम आ रहे हैं, तो आपको बात याद रहे कि यार मैम ने कुछ कहा था हमसे पहली क्लास में, तो हमें मैम को नहीं डिसअपॉइंट करना, हमने जो उनको प्रॉमिस किया था कि हाँ मैम हम लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे, है ना, तो हमें वो प्रॉमिस पूरा करना है, ठीक है। तो मैं ये चाहती हूं जब आज की क्लास पूरी हो तो क्लास खत्म होने के बाद सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे चैट में। जैसे मेरा नाम है आई एम समृद्धि, है ना, तो मैं चैट में लिखूंगी आई एम समृद्धि और मैं लिखूंगी आई वांट टू बी दिस, है ना, व्हाट आई वांट टू बी। मे बी शायद से मुझे आज भी नहीं पता कि मुझे क्या करना है लाइफ में। राइट नाउ आई एम एंजॉयिंग दिस अ लॉट, ठीक है। टीचिंग इज माई पैशन, मुझे मजा आता है बच्चों के साथ, मुझे मजा आता है बच्चों से बातें करने में, मुझे मजा आता है बच्चों को पढ़ाने में, ठीक है। तो भाई अभी अगर मुझसे कोई पूछे फिलहाल तो मैं कहूंगी आई एम समृद्धि, आई वांट टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो जब आपकी क्लास आज खत्म हो जाएगी तो आप अपना नाम लिखोगे, बताओगे आप कहां से, और ये बताओगे व्हाट यू वांट टू बी इन योर लाइफ, ठीक है बेटा। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। बहुत बातें शातें हो गई हैं, हेलो अंकल नमस्ते, चलो काम की बात पे आते हैं। काम की बात यह है दोस्तों कि पढ़ाई भी करनी है ना, सिर्फ बातें शातें नहीं करनी है ना। मजे आ रहे हैं मैडम, बहुत मजे आ रहे हैं, आते ही आपने 20 मिनट तो बातों में ही निकाल दिए मैम, मजे आ गए, है ना। नहीं बेटा, बातें शातें तो होती रहेंगी, पूरा साल ही होंगी बातें तो, ठीक है। तो बेटा अगर हम बात करें क्लास 9th बायोलॉजी में हम क्या क्या चैप्टर्स पढ़ेंगे बेटा, तो वेरी फर्स्ट चैप्टर जिसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज सेल, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल के बारे में आप थोड़ा बहुत क्लास 8 में पढ़कर आए हो, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। बहुत सारी नए नए सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे, मजा आएगा, ठीक है। मोर और लेस बेटा पिछले साल जैसा ही चैप्टर है, हाँ थोड़ी बहुत एक्टिविटीज चेंज हुई हैं। यहां पर सेल डिवीजन का थोड़ा सा टॉपिक को एक्सटेंड किया गया है, थोड़ा सा कैंसर सेल्स के बारे में ऐड किया गया है, सॉर्टेड है, मजा आएगा पढ़ के। उसके अलावा बेटा टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, ये भी मोर और लेस बेटा पुरानी एनसीईआरटी जैसा ही है, ठीक है। टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट के अंदर कैसे टिश्यूज पाए जाते हैं, एनिमल के अंदर कैसे टिश्यूज पाए जाते हैं, तो ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर है। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर मैं आपको बता दूंगा बहुत कुछ ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ोगे आप, बोन्स के बारे में पढ़ोगे, लिगामेंट्स के बारे में पढ़ोगे आप, ब्लड के बारे में पढ़ोगे आप, नर्वस सिस्टम जो होता है आपका, है ना, न्यूरॉन्स वगैरह, उसके बारे में पढ़ोगे। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स के अंदर जाइलम, फ्लोएम और अलग अलग तरीके के जो टिश्यूज होते हैं हम वो करेंगे, ठीक है। उसके अलावा भाई ये एक बहुत अच्छा चैप्टर है ना, अच्छा क्यों, क्योंकि बहुत बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ये चैप्टर, है ना। इस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन, हाउ लाइफ कंटिन्यूज। तो बेटा पहले ये जो चैप्टर होता था, है ना, हो सकता है अगर आपने पुरानी एनसीईआरटी फॉलो करी हो लास्ट ईयर तो आपने क्लास 8 में भी ये चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत क्लास 8 में पढ़ाया जाता है। ये चैप्टर एक्चुअली मुझे फुल फ्लेज्ड ये चैप्टर है बेटा, ये क्लास 10th का उठा के ना आपकी 9th की क्लास की एनसीईआरटी में डाल दिया है, प्रॉपर चैप्टर ऐसे उठाया और 9th की एनसीईआरटी में क्या बोलते हैं उसे, कंट्रोल एक्स होता है ना, गलत तो नहीं बोल रही, कहीं पहली क्लास में बेइज्जती हो जाए बच्चों के सामने, कह देंगे मैडम को कुछ नहीं आता, जो भी होता है बेटा, कंट्रोल कट सेलेक्ट डिलीट कॉपी पेस्ट जो भी है, ठीक है। तो वहां से उठा के बेटा ये एनसीईआरटी ने 9th में डाल दिया है। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में बेटा हम बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करता है, अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करता है, ईस्ट में कैसे रिप्रोडक्शन होती है, प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, बेसिकली फ्लावर की मदद से कैसे रिप्रोडक्शन होती है, ह्यूमन बीइंग्स का रिप्रोडक्शन हम पढ़ने वाले हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, 9 महीने में बच्चा जो पूरा डेवलप होता है वो कैसे होता है, ये सब पढ़ेंगे। इवन मेंस्ट्रुएशन के बारे में पढ़ेंगे हम, है ना। इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दिस इज अ वेरी गुड चैप्टर, बहुत कुछ सीखने को है बेटा इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा चैप्टर है। उसके अलावा पैटर्न्स इन लाइफ, डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन, भाई अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि हाँ कंट्रोल सी होता है, तो मैंने गलती बोल दिया, बच्चे मुझे कैंसिल ना कर दे,
पहली क्लास में बच्चे समझ रहे हो गाइस, ये जेनजी टर्म है बेटा, मुझे आता है, इतना मत सोचो, ठीक है, कहीं कैंसिल ना कर दें बच्चे मुझे पहली क्लास में। हाँ क्या बोल रही थी मैं, एक तो मैं भूल जाती हूँ भाई, मेरे साथ एक बीमारी है, मैं भूल जाती हूँ क्योंकि मैं सोती कम हूँ ना, रात को मुझे नींद नहीं आती, तो मेरा ब्रेन थोड़ा कम काम करता है। क्या बोल रही थी, क्या बोल रही थी, हाँ क्या मैं बोल रही थी कि हाँ हमारी पृथ्वी पर अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया भी है, वायरस भी है, प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, मछलियां भी हैं, बर्ड्स भी हैं, है ना, और रेंगने वाले रेप्टाइल्स भी हैं, मैमल्स भी हैं। तो भाई सबके बारे में हम क्या करेंगे बेटा, पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो मोटा मोटा बेटा ये क्या है, आपका सिलेबस है क्लास 9th बायोलॉजी का। इसके अलावा एक आखिरी चैप्टर और है ना, वो क्या है, वो पूरा कॉम्बिनेशन है, उसमें फिजिक्स भी है, उसमें केमिस्ट्री भी है, उसमें बायो भी है। तो उस टाइम पे हम देख लेंगे कौन उसको पढ़ाएगा। अगर लगेगा एक टीचर पढ़ाएगा तो एक ही टीचर पढ़ा देगा, अगर लगेगा नहीं सब अपना अपना पार्ट पढ़ाएंगे तो वैसे भी हम उसको पढ़ा देंगे, ठीक है। तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह है ना, उसमें साइकिल्स हैं जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है, थोड़ा बहुत लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में है। तो बेटा हम देख लेंगे, इतनी टेंशन मत ले बेटा, तू हम है, मैं हूं, हम है तो क्या गम है, ठीक है। चलो बेटा समझ आ गया सभी को, ओके। इसके अलावा भाई पढ़ाई कैसे करनी है ना, हाउ यू शुड स्टडी, है ना। ये बहुत बच्चों का डाउट है कि भाई क्लास 9th में आ गए हैं, अब तो भाई सीरियस होना पड़ेगा। होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए भाई, बिल्कुल होना चाहिए, है ना। क्लास 9th में आए हो, सिलेबस बढ़ गया है, धीरे धीरे अगले साल में बोर्ड क्लास है, तो थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। बट पढ़ना कैसे है, तो देखो बेटा सबसे पहले तो आपको रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करने हैं, ये नॉन नेगोशिएबल है, ये चीज बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक क्लास अटेंड कर ली, फिर 3 क्लास भूल गए, फिर याद आया ओहो एक पूकी मैम थी, चलो उनकी क्लास में चलते हैं। नहीं बेटा ऐसे नहीं होता, यू हैव टू बी रेगुलर विद योर क्लासेस, हर क्लास में आपको आना है, बैकलॉग नहीं होने देनी। बैकलॉग अगर हो गई है मतलब क्लास मिस हो गई है, तो कोशिश करो भाई बाद में जब भी टाइम मिले, रात में, अगले दिन, जब भी, है ना, वीकेंड पे जब भी आपको टाइम मिल रहा है, उस पर्टिकुलर लेक्चर को 1.5x पे लगा के देख डालो। और देख डालो का मतलब ये नहीं होता बेटा कि नेटफ्लिक्स पे पिक्चर चल रही है, पॉपकॉर्न लेकर बैठे हो, नहीं बेटा, पढ़ाई मतलब पढ़ाई, एनसीईआरटी के साथ, नोटबुक्स के साथ, नोट्स के साथ आपको प्रॉपर पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है बेटा उसको एनसीईआरटी में रीड तो देखो करना ही है कि भाई एनसीईआरटी में ये सब बातें लिखी हैं कि नहीं। अच्छा ये बहुत जरूरी है भाई, आपको अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, वही तो नहीं आता मैम, नोट्स बनते कैसे हैं भाई। देखो नोट्स कुछ अलग तरीके से नहीं बनते, जो भी मैं आपको क्लास में लिखवा रही हूँ, जो भी स्क्रीन पे आपको लिखा दिख रहा है वही आपके नोट्स हैं, और उस नोट से बाहर कुछ नहीं आएगा आपके पेपर में, आप टेंशन मत लो, ठीक है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, दिन पे दिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्या बोल रही हूँ, हाँ दिन पे दिन बेटा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की मात्रा बढ़ती जा रही है बोर्ड एग्जाम में। इवन आपको 9th के पेपर में भी अब से काफी कॉम्पिटिटिव क्या बोल रही हूँ मैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या है दिखाई देंगे, एनसीईआरटी ने भी ऐड कर दिए हैं, हम क्लास में भी करेंगे, ठीक है। तो आपको डीएचए डेली होम असाइनमेंट मिलेगा हर लेक्चर के बाद, वो आपको क्या है करना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं। एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी अच्छे होते हैं, वो भी मैं क्या है बेटा करा दूंगी, ठीक है। अच्छा और आपको टेस्ट नहीं स्किप करने भाई, टेस्ट देना बहुत जरूरी है, टेस्ट दोगे तभी आपको पता चलेगा कि कहां पर लैग कर रहे हो, तभी आपको पता चलेगा कि कहां कौन से चैप्टर में कौन से टॉपिक में मेहनत करने की जरूरत है। ओके गाइस ठीक है, बच्चे कह रहे हैं पोल करा दो, किस बात का पोल करा दूं भाई, किस बात का पोल करा दूं है। अच्छा चलो इस बात का पोल करा देती हूं कि किस किस को बायोलॉजी अच्छी लगती है। अगर आपको बायोलॉजी अच्छी लगती है, अरे वीडियो कॉल नहीं, अरे क्या बज रहा है ये, क्या भाई अलार्म बज रहा है यार, तो सुबह के 7:30 का अलार्म लगाया था समृद्धि मैम, ये शाम को आपके अलार्म बज रहे हैं यार, क्या कर रही हो समृद्धि मैम आप। हाँ जी, तो क्या करना है भाई, आप पोल करके मुझे बताओगे आपको बायोलॉजी पसंद है। अगर आपको बायोलॉजी पसंद है तो थम्स अप आप बनाएंगे चैट में, और अगर आपको बायोलॉजी पसंद नहीं है तो आप थम्स डाउन बना सकते हैं, आपकी इच्छा है। आप अपना सच बताइए, ठीक है, आप अपने हिसाब से बताइए कि आपको क्या बायोलॉजी पसंद है। एक कांच का ग्लास मंगा दो पानी पीने के लिए। हाँ जी 88% बच्चा, 88% जनता ये कह रही है कि उनको बायोलॉजी अच्छी लगती है। 11.93%, तो मोटे मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो
12% बच्चे ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई हमें बायोलॉजी पसंद नहीं है, ठीक है। मार्क माय वर्ड्स, बाय द एंड ऑफ द सेशन, बाय द एंड ऑफ द सेशन, बाय द एंड ऑफ दिस बैच, you will love biology, you will miss बायोलॉजी एंड बायोलॉजी टीचर, ठीक है। चलिए बेटा, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना आज का सेशन, आज की पढ़ाई आधा घंटा बातें शातें करने के बाद, ठीक है। चलिए बेटा, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेल के बारे में, जिसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। अब बेटा, जब भी हम बात करते हैं सेल की, तो आपको बता दूं बेटा, ये वो वाला सेल नहीं है जो आप सोच रहे हो, है ना। हम क्या सोच रहे हैं बेटा, वही वाला सेल नहीं है ये जो टीवी के रिमोट में, एसी के रिमोट में लगता है, वो वाला सेल नहीं है। इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल सेल। सेल, बायोलॉजिकल सेल। बायोलॉजी क्या होता है? देखो बेटा, हमारे साइंस की वो ब्रांच जहां पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं। बायो का मतलब होता है लिविंग और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। बायोलॉजी, बायोलॉजी जो शब्द है बेटा, ये मिलकर बना है ना। बायोलॉजी जो शब्द है ये मिलकर बना है दो चीजों से, एक है बायो और एक है लॉजी। बायो का मतलब होता है लिविंग और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं उसको बायोलॉजी कहा जाता है। एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अब मोटे मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो बेटा, बायोलॉजी की बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। अगर हम बायोलॉजी में प्लांट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उसको बॉटनी कह दिया जाता है, और अगर हम एनिमल्स की स्टडी कर रहे हैं तो उसको जूलॉजी कह दिया जाता है। जू, जू मतलब एनिमल्स, राइट। जू, जब भी आपके सामने कोई जू बोलता है तो क्या आपको प्लांट्स की याद आती है? नहीं, जू से हमेशा आपको याद आती है एनिमल्स की, राइट। तो जूलॉजी या ज़ूलॉजी में क्या होता है बेटा, एनिमल्स की स्टडी करी जाती है। बॉटनी में प्लांट्स की स्टडी करी जाती है। थैंक यू सो मच भैया। और अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी, उसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, जैसे कि आपने क्लास 8 में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा होगा, जब हम बैक्टीरिया की, वायरस की, फंगस की, एल्गी, इन सब के बारे में पढ़ते हैं तो उसको माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। बट आज हम इनके बारे में नहीं, आज हम सबसे छोटी चीज के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज सेल, ठीक है। अब सेल क्या है? सेल वो चीज है बेटा जिससे सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलकर बने हुए हैं, है ना। ये तुम हो, है ना, ये तुम हो, पूकी से बच्चे, प्यारे से पूकी बच्चे हो तुम, ये, है ना। तो बेटा एक बड़ा सा एक ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में ना जाने कितने सारे सेल्स हैं, है ना। एक छोटा सा क्या हो गया बेटा, ईस्ट हो गया, है ना। अमीबा है, पैरामीशियम है, अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया हैं, प्लांट हैं, बटरफ्लाइज हैं, भौ भौ डॉगी है ना, एक बैक्टीरिया है, एलिफेंट है, ना जाने कितने अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं। और इन सभी ऑर्गेनिजम्स के बारे में एक चीज कॉमन है कि सबकी, इनके बारे में बेटा एक चीज कॉमन है कि इन सबका जो बॉडी है, इन सबकी जो स्ट्रक्चर है बेटा, वो किससे मिलकर बना है? वो मिलकर बना है सेल से। इसकी बॉडी में भी सेल है, ये इसकी बॉडी भी सेल से मिलकर बनी है, इसकी बॉडी भी सेल से मिलकर बनी है, इसकी बॉडी भी सेल से मिलकर बनी है, इसकी बॉडी भी सॉलिड बॉडी है, ठीक है, सबकी सॉलिड, ठीक है, सबकी सॉलिड बॉडी है, और सबकी सॉलिड बॉडी जो है, सबका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो सेल से मिलकर बना है। क्या सभी बच्चे इस बात से अग्री करते हैं? है ना। एक्सेप्शन यहां पर सिर्फ कौन सा आ जाता है बेटा, है ना, एक्सेप्शन यहां पर आ जाता है एक, जो कि है हमारा वायरस, ठीक है। एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कौन है बेटा? वायरस। वायरस जो होता है बेटा वो सेल से मिलकर नहीं बनता, वो किससे मिलकर बनता है वो मैं आगे जाके आपको बता दूंगी, ठीक है। वायरस सेल से मिलकर नहीं बनते, है ना। तो यहां पे लिख देती हूं, नॉट मेड अप सेल्स, ठीक है। तो वायरसेस जो होते हैं वो सेल से मिलकर नहीं बने, बाकी सब ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हैं, ठीक है। तो सेल के बारे में हम क्या बोलते हैं बेटा? सेल को हम बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट अगर इसको सही से डिफाइन करना हो तो हम ये कह सकते हैं, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के बारे में क्या कहा जाता है? सेल एक क्या है? फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब बिल्कुल बेसिक, क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। भाई यहां से बेटा जब लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं तो लाइफ के बारे में जब हम बोलते हैं तो बेसिकली हम बात कर रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। हम बात कर रहे होते हैं बेटा किसकी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। लाइफ का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लाइफ का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो ये कह रहा है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर, उसकी बॉडी में होने वाले फंक्शन किसकी वजह से होते हैं? सेल की वजह से होते हैं। मैं दोबारा रिपीट करूंगी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, कोई बैक्टीरिया है, प्लांट है, एनिमल है
है ना, कुछ भी है बेटा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी बॉडी में होने वाले जो फंक्शन होते हैं, वो सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाते हैं? सेल की वजह से पॉसिबल हो पाते हैं। दैट इज व्हाई सेल इज नोन एज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। और जब हम सेल की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। जब हम सेल की स्टडी करते हैं बेटा उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। देखेंगे बेटा, ध्यान से सुनेंगे। देखो, मान लो बेटा ये क्या है? ये एक सिंगल सेल है। ये क्या है? ये एक सिंगल सेल है। ये एक सिंगल सेल है, ठीक है। जब ऐसे बहुत सारे सेल एक दूसरे के साथ, जब ऐसे बहुत सारे सेल एक दूसरे के साथ ग्रुप बना लेंगे, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, जो स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे टिश्यू। उसको हम बोलेंगे टिश्यू। और जब इस तरीके के बहुत सारे टिश्यू एक साथ आएंगे, जुड़ेंगे, ठीक है, ग्रुप बनाएंगे, तो एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम बोलेंगे ऑर्गन। जिसको हम बोलेंगे ऑर्गन। ऑर्गन क्या होता है बेटा? हार्ट एक ऑर्गन है, किडनी एक ऑर्गन है, पेनक्रिया एक ऑर्गन है, लिवर एक ऑर्गन है, ठीक है। ब्रेन, अच्छा वो तो है नहीं तुम्हारी बॉडी में पुअर जोक ठीक है। ब्रेन एक ऑर्गन है ना। अलग अलग ऑर्गन अलग अलग काम करता है, ठीक है। अब बेटा अलग अलग ऑर्गन जब साथ मिलके काम करते हैं, अलग अलग ऑर्गन जब साथ मिलके काम करते हैं, तो जो स्ट्रक्चर बनता है बेटा, है ना, उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, भाई बहुत सारे सिस्टम, है ना। हमारी बॉडी में क्या है? हमारी बॉडी में बहुत अलग अलग तरीके के सिस्टम, ठीक है। सिस्टम पे सिस्टम, समझ गए? कौन? वो वाला सिस्टम नहीं, ऑर्गन सिस्टम, है ना। तो भाई जब ये अलग अलग ऑर्गन सिस्टम मिलके साथ में काम करते हैं तो बनता है ऑर्गेनिज्म। तो बनता है ऑर्गेनिज्म। जैसे कि तुम, जैसे कि मैं, जैसे कि हम तुम, मेरे दिल विच है हम तुम, ठीक है। तो भाई हम और तुम, जैसे कि तुम और जैसे कि मैं। बेटा अगर कोई पूछे कि आपकी बॉडी किससे मिलकर बनी है, तो मैं कहूंगी भाई मेरी बॉडी मिलकर बनी है डाइजेस्टिव सिस्टम से, रेस्पिरेटरी सिस्टम से, नर्वस सिस्टम से, स्केलेटल सिस्टम से, मस्कुलर सिस्टम से, एंड सो ऑन। और अगर कोई पूछे कि भाई ये ऑर्गन सिस्टम किससे मिलकर बने हैं, तो मैं कहूंगी भाई ऑर्गन सिस्टम, ये वाले जो ऑर्गन सिस्टम है, ये अलग अलग ऑर्गन से मिलकर बने हैं। जैसे कि बेटा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम, मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम किससे मिलकर बना है? माउथ है, फूड पाइप है, स्टमक है, और क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती है बेटा? ये सारी चीजें मिलकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती है। वैसे ही बेटा नोज है ना, ये हमारा विंड पाइप है जिसको हम ट्रेकिया बोलते हैं, हमारे लंग्स हैं, ये सब मिलकर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, अब अलग अलग ऑर्गन मिलकर काम करते हैं, और ऑर्गन किससे मिलकर बने हैं? टिश्यू से। टिश्यू किससे मिलकर बने हैं? सेल से। तो इट इज एक्चुअली द सेल जिसकी वजह से बेटा ये सारी चीजें बन पाती हैं। तो सेल की ही वजह से बेटा ये पूरा स्ट्रक्चर बना है, क्योंकि अगर ऑर्गन सिस्टम नहीं होंगे तो सॉरी अगर सेल नहीं होगा तो टिश्यू नहीं बनेंगे, टिश्यू नहीं बनेगा तो ऑर्गन नहीं बनेगा, ऑर्गन नहीं बनेगा तो ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेगा, और ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म नहीं बन पाएगा। सो अब समझ आया बच्चों कि सेल को क्यों स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। अगर हम इसको ऐसे कंपेयर करें तो बेटा आप सभी को पता है ये क्या है? ये है ईट, है ना। हिंदी में इसको ईट बोलते हैं, इंग्लिश में इसको ब्रिक बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा हम सभी को पता है ये छोटी सी ईट हमको दिख रही है, बट अगर ईट के साथ ईट जोड़ते जाएं जोड़ते जाएं जोड़ते जाएं तो वॉल बन जाएगी, दीवार बन जाएगी, ठीक है। और बेटा दीवार, एक दीवार के साथ दूसरी दीवार जोड़ी, दूसरी के साथ तीसरी जोड़ी, 4 जोड़ी, छत लगा दी तो कमरा बन गया। कमरे से कमरा जोड़ते जाओगे तो पूरा एक फ्लोर बन जाएगा, फ्लोर के ऊपर फ्लोर लगाते जाओगे तो पूरी बिल्डिंग बन जाएगी। तो अगर कोई पूछे कि भाई बिल्डिंग किससे मिलकर बनी है, तो हम कहेंगे एक्चुअली बिल्डिंग बनी है उस ब्रिक से, है ना। हम क्या बोलेंगे भाई, ये जो बिल्डिंग है ये ईंट से मिलकर बनती है ना, ब्रिक से मिलकर बनती है। तो बेटा जैसे पूरी बिल्डिंग ब्रिक से मिलकर बनती है, वैसे ही आप मान लो हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनती है, ठीक है। चलो जी, इसी बात पे एक क्वेश्चन हो जाए। मैंने अभी आपको एक सीक्वेंस बताया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, आप जल्दी बताएंगे इसमें से क्या ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। टिश्यू से सेल बनते हैं, सेल से ऑर्गन सिस्टम बनता है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म, सेल ऑर्गेनिज्म ऑर्गन टिश्यू, ये क्या है भाई? बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
टाइम हो गया है गाइस। ओके तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन बी, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये तो आप क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, बट यहाँ पे हमने रिवाइज भी क्या है बेटा इसको कर लिया। 98 और बाप रे क्या बात है, 98% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, तो भाई आज हम जान पा रहे हैं कि भाई सेल ये है, सेल से ऑर्गन बना, सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, है ना, फलाना ढिमकाना, इतना सब कुछ हमने जान लिया और इतना कूल बन रहे हैं सब बातें करके हम, है ना। तो बट हु वाज द कूलेस्ट, Who was that person जिसने सबसे पहली बारी सेल को डिस्कवर करा और सबको बताया कि देखो भाई जो तुम्हें दिख रहा है ना ये है नहीं ऐसा, है ना, ये एक्चुअली में ये पूरा सेल से मिलकर बनता है ना। तो पहली बारी जो सेल को डिस्कवर किया था वो किया था एक साइंटिस्ट जी ने जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। व्हाट एन अमेजिंग गाय। व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि बेटा जो इन्होंने सेल को डिस्कवर किया था वो इन्होंने किया था अपने एक सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से, है ना। इन्होंने घर पे ही बेटा है ना बहुत सारे लेंस वेंस को जोड़ जाड़ के इन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया, है ना, कुछ इस तरीके का वो माइक्रोस्कोप दिखता था, है ना। तो एक सेल्फ डिजाइन यानी कि खुद अपना इन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया। ठीक है, और उसके बाद फिर ये थोड़ा थक गए तो फिर ये बाहर ऐसे टहलने गए थे। ठीक है, सॉरी गाइस मैं चप्पल पहन के आई हुई हूँ आज मैं वैसे मैं शूज पहन के आई थी, बड़ा में चप्पल पहन के आई हुई हूँ तो वो बज रही हैं, सॉरी फॉर दैट, है ना। हाँ, तो बेटा ये ऐसे बाहर टहलने घूमने गए थे तो इनको क्या दिखा बेटा, इनको ना एक ट्री दिखाई दिया, है ना। क्या नाम है गाइस इसका, इसका नाम है ओक ट्री। ओक ट्री, है ना, ओक का क्या होता है बेटा, ट्री होता है। तो इनको ओक ट्री दिखाई दिया। उस ओक ट्री की जो बार्क थी बेटा, बार्क भौ वाला बार्क नहीं, बार्क का मतलब होता है छाल, ये जो बाहर का छिलका दिख रहा है ना, इनको ये उतरी हुई दिखी। हाँ, अब क्या किया बेटा इन्होंने, इस बार्क को वो घर ले आए। अब बार्क जो होती है ना बेटा ये बहुत सारे सेल से मिलकर बनती है। ये जो बार्क होती है बेटा ये क्या होती है, बहुत सारे सेल से मिलकर बनती है ना। उस बहुत सारे सेल के सबसे जो बाहर वाली लेयर होती है, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बार्क इन्होंने निकाल ली। यानी कि जो बार्क का सबसे बाहर वाला हिस्सा था, बार्क का जो सबसे बाहर वाला हिस्सा था वो उन्होंने निकाल लिया और सबसे उस बाहर वाले हिस्से को बेटा हम क्या बोलते हैं, कॉर्क। उस सबसे बाहर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्क। ठीक है, कॉर्क इन्होंने निकाल लिया। अब उस कॉर्क को इन्होंने लिया और क्या किया बेटा, ऑब्जर्व किया अपने सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप पे। यानी कि उस कॉर्क के उस पतले से हिस्से को, है ना, उस कॉर्क के एक पतले से हिस्से को ले गए और अपने माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाके इन्होंने रख दिया। और माइक्रोस्कोप के अंदर अच्छी खासी पावर थी, है ना, 200 to 300x, यानी कि किसी चीज को 200 गुना बड़ा करके क्या था, ये मैग्नीफाई करके दिखा सकता था। ठीक है, तो उन्होंने उसको ले जाके अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। अब जब इन्होंने बेटा उसको अपने माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाके रखा तो इनको ना इस तरीके के डब्बे 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 क्या दिखाई दिए, इस तरीके के डब्बे 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 मतलब छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स। क्या दिखाई दिए इनको, इस तरीके के छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए। और उन्होंने कहा यार ये तो डब्बे डब्बे थोड़े वैसे वैसे नहीं लग रहे जैसे हनीकॉम्ब में होते हैं। हनीकॉम्ब क्या होता है भाई, मधुमक्खी का छत्ता देखा है किसी ने, तो देखो बेटा जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है थोड़ा थोड़ा वैसा नहीं लग रहा। ठीक है, तो इन्होंने यही कहा, इन्होंने कहा दुनिया को कि देखो भाई ये जो कॉर्क है ये छोटे छोटे डब्बों से मिलकर बना है और ये जो छोटे छोटे डब्बे होते हैं ये हनीकॉम्ब जैसे होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या दिया बेटा, है ना, तो इनको ये क्या दिखाई दिया, है ना, उनको क्या दिखाई दिए, स्मॉल कंपार्टमेंट्स। ऑब्जर्व्ड दैट cork was made up of small compartments। सॉरी गाइज मेरी राइटिंग थोड़ी बुरी सी है अब क्या करें मैम, अब तो आप हमारी मैडम बन गई हो, अब हम क्या ही कर सकते हैं, अब तो झेलना पड़ेगा। झेलो बेटा झेलो, मैं भी अपनी राइटिंग झेलती हूँ, तुम भी झेलो। ठीक है, तो उन्होंने देखा भाई ये जो कॉर्क है ना, तो बेसिकली इनको इस तरीके से यहाँ पे देखो बेटा ऐसे गोल 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 डब्बे दिखाई दिए, है ना। तो बेटा इनकी भाषा में डब्बों को कंपार्टमेंट्स को बोला जाता था सेल। इनकी भाषा में डब्बों को कंपार्टमेंट्स को क्या बोला जाता था, सेल। तो इन्होंने उस डब्बों को नाम दे दिया सेल। उन्होंने इन डब्बों को नाम दे दिया सेल। क्या नाम दे दिया बेटा, इन्होंने उन डब्बों को नाम दे दिया सेल। तो बेटा ये जो श्रेय है किस चीज का, सेल को डिस्कवर करने का। ठीक है, सेल को डिस्कवर करने का, और सेल ये जो टर्म है सेल
ये देने का श्रेय इनको ही दिया जाता है। जैसे भाई मेरा नाम है ना, मेरा नाम समृद्धि है, मेरा नाम मेरे पिताजी ने रखा है, आपका नाम भी आपके पिताजी ने, माताजी ने, दादाजी ने, दादी जी ने, किसी ने रखा होगा, है ना। तो सेल का नाम सेल होगा, ये किसने रखा था? रॉबर्ट हुक ने रखा था। अब बेटा जिन्होंने वो है ना कॉर्क को जो ऑब्जर्व किया था, जो कॉर्क के सेल्स थे वो क्या थे? डेड थे। वो जो कॉर्क के सेल्स थे वो थे क्या थे? डेड थे। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा यार ये कॉर्क होता क्या है। अच्छा, ये सारी जो बातें उन्होंने करी थी ना, उन्होंने पब्लिश करी थी अपनी एक किताब में जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, है ना। एक किताब इन्होंने पब्लिश करी थी, है ना, माइक्रोग्राफिया। उसके अंदर उन्होंने अपनी सारी बातचीत बताई थी, देखो भाई ऐसे ऐसे होता है। अपनी पूरी जो रिसर्च थी उन्होंने इसके अंदर पब्लिश करी थी, है ना। हाँ, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे मैम अभी भी समझ नहीं आ रहा कॉर्क क्या होता है। बेटा आपने बैडमिंटन खेला है ना। बैडमिंटन खेलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? शटल कॉक बोलते हैं इसको। आपको पता है ये जो हिस्सा है ये, इसको शटल कॉक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कॉर्क से मिलकर बना होता है। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा बेटा, वो पार्टी हो रही होती है तो वो एक शैंपेन की बोतल को पॉप कर देते हैं, है ना, उसको ऐसे हटाते हैं तो करके आवाज आती है और झाग वाग निकलते हैं। तो ये उसको क्यों, वो एक लकड़ी जैसा कुछ लगा होता है ना बेटा, एग्जैक्टली ये कॉर्क ही होती है, ये कॉर्क से ही मिलकर बनता है, ठीक है। तो ये वही कॉर्क है बेटा, यहीं से ये पार्ट निकाला जाता है और अलग अलग चीजें बनाने के लिए क्या होता है बेटा? यूज होता है। चैट रिफ्रेश कर दो, चैट स्टक हो गई है, चैट स्टक हो गई है, चैट को रिफ्रेश कर दो, ठीक है बेटा। हाँ, तो यही होता है बेटा कॉर्क, है ना। चलो इतनी बात हो गई। तो जैसा कि हमने बात करी, है ना, कि ये सेल्स क्या थे बेटा? डेड थे। जो सेल्स इनको ये दिखाई दिए ये क्या थे? डेड सेल्स थे। उसके लगभग 9 साल बाद भाई एक और साइंटिस्ट हुए, उन्होंने भी थोड़ा बेटा अपना थोड़ा बेटर माइक्रोस्कोप डेवलप कर लिया था, उनको भी बड़ा शौक था सब चीजें ऑब्जर्व करने का। एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने क्या किया बेटा? पहली बारी लिविंग सेल्स को, है ना, बेसिकली इन्होंने एक पॉन्ड वाटर की एक ड्रॉप ली थी, पॉन्ड वाटर में इन्होंने कुछ ऑर्गेनिजम्स को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था जो चल रहे थे, मूव कर रहे थे। बेसिकली एक तरीके की ग्रीन एल्गी थी, बट इस सब में हमें नहीं जाना है, बस आप ये याद रखो पहली बारी लिविंग सेल्स को जो डिस्कवर किया था वो एंटनी वैन ल्यूवेनहुक जी ने किया था, ठीक है। और भाई इतना कठिन नाम, एल फॉर ल्यूवेनहुक, एल फॉर लिविंग, एल फॉर ल्यूवेनहुक, एल फॉर लिविंग, ऐसे याद रखेंगे ना। तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने पहली बारी बैक्टीरिया वगैरह को भी क्या किया था? डिस्कवर किया था। अपने ब्लड सेल्स को इन्होंने खुद ही, है ना, अपने ब्लड सेल्स वगैरह को इन्होंने निकाला और खुद ही इन्होंने ऑब्जर्व किया। तो बहुत सारी चीजें इन्होंने क्या करी बेटा? डिस्कवर करी और डिस्क्राइब करी। इनने काफी काम किया है बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, दैट इज व्हाई ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, है ना। इसलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी क्या है कहा जाता है। पेपर में आएगा नहीं बट ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे डाल रखा है। आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए एंटनी वैन ल्यूवेनहुक होगा। बहुत सारी जगह पे बेटा फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुईस पास्चर को भी कहा जाता है, तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है इसलिए मैंने इस पे वो नहीं किया, पोल नहीं किया, है ना। तो बहुत सारी जगह पे एंटनी ल्यूवेनहुक होता है, कहीं पे बहुत सारी जगह लुईस पास्चर वगैरह भी होता है, ठीक है। चलो बेटा अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा। तो हमने स्टार्टिंग में ये बात बोल दी कि भाई सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हमने कहा सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है सेल से मिलकर बनते हैं, ठीक है। तो भाई ह्यूमन बीइंग की बॉडी भी सेल से मिलकर बनी है और बैक्टीरिया की बॉडी भी सेल से मिलकर बनी है, प्लांट की बॉडी भी सेल से मिलकर बनी है और भौभौ मतलब डॉगी, है ना, डॉगू की बॉडी भी सेल से मिलकर बनी है, एलिफेंट की बॉडी भी सेल से मिलकर बनी है, अमीबा की बॉडी भी सेल से मिलकर बनी है, ठीक है। बट क्या ये सेम है? नहीं। अगर हम नंबर ऑफ सेल्स की बात करें, अगर हम नंबर ऑफ सेल्स की बात करें तो वो सेम नहीं है बेटा। ह्यूमन बीइंग की बॉडी में पता है कितने सेल्स होते हैं? 1000, नो लाख, नो करोड़ नहीं बेटा, मिलियन, ना बिलियन, ट्रिलियंस। देयर आर ट्रिलियंस ऑफ सेल, लगभग 3 ट्रिलियन सेल है बेटा ह्यूमन बॉडी में। और मेरे को तो ये भी नहीं पता कि ट्रिलियन में जीरो कितने होते हैं ठीक है, आई थिंक 12 जीरो होते हैं जहां तक मुझे याद है, ठीक है। तो 3 ट्रिलियन से ज्यादा सेल्स है बेटा ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, वेरी नाइस। बट अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, एक बैक्टीरिया के पास केवल एक ही सेल होता है ना। बैक्टीरिया के पास केवल एक ही सेल है, अमीबा के पास केवल एक ही सेल है, ईस्ट के पास केवल एक ही सेल है, पैरामीशियम के पास केवल एक ही सेल है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनकी बॉडी में इतने सारे सेल्स हैं और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके पास केवल एक ही सेल है। इसी के बेसिस पे बेटा हमने क्या देखा है? हमने देखा कि भाई 2 तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में, अरे ये क्या, ये गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। तो बेटा आप ये वाला तब तक लिखो, मैं इसको ठीक करती हूँ, तब तक इसको आप नोट्स में लिखो, तब तक इसको नोट्स में लिखो, यूनिसेल्युलर लिखो तब तक नोट्स में।
कर लेना, ठीक है। हाँ, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो केवल सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, यूनी का मतलब होता है सिंगल और सेल्यूलर का मतलब होता है सेल। बायोलॉजी को बेटा ऐसे ही पढ़ा जाता है, शब्द को तोड़ तोड़ के। यूनी का मतलब होता है सिंगल, सेल्यूलर का मतलब होता है सेल। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी केवल एक सिंगल सेल से मिलकर बनती है उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे कि बेटा ये अमीबा हो गया, जैसे कि ईस्ट हो गया, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है। देखो बेटा पैरामीशियम ये होता है, ये अमीबा है। आपने अमीबा के बारे में छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पढ़ा होगा। दिस इज अमीबा, पानी में पाया जाता है, सिंगल सेल से मिलकर बना है। एंड दिस इज पैरामीशियम, चप्पल जैसी शेप का, चप्पल जैसी शेप का होता है, ऐसी शेप का ऐसी शेप का होता है, देखो, ठीक है गाइस, ऐसी शेप का होता है, ठीक है। और ये भी ये नहीं, ये भी पानी में पाया जाता है, ठीक है। ये भी क्या है बेटा, पानी में ही पाया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या है, देखो बेटा सिंगल सेल से मिलकर बने हैं और दोनों ही काफी ब्यूटीफुल क्रिएचर्स हैं। दोनों की अपनी अपनी क्या है, कुछ खासियत है ना, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। जैसे कि भाई इसके पास छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम सीलिया बोलते हैं, है ना। ये अपनी शेप चेंज कर सकता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है। तो अपने अपने फीचर्स हैं, बट हाँ इनकी बॉडी सेल से मिलकर बनी है। और बेटा ये क्या हो गए हमारे बैक्टीरिया, इनकी बॉडी भी क्या है बेटा, केवल एक सिंगल सेल से मिलकर बनती है। ये है बेटा ईस्ट, एक तरीके का फंजाई होता है, ये एक तरीके का फंगस होता है, फंजाई, ये एक तरीके का फंजाई होता है, फंगस होता है, ठीक है। और ये भी क्या है बेटा, ये भी सिंगल सेल से मिलकर ही बना है, ये भी सिंगल सेल से मिलकर बना है, ठीक है। चलो बेटा इसके अलावा और भी ऑर्गेनिजम्स है बेटा, जैसे कि एक नाम होता है जो बच्चों को बहुत एकदम याद ही नहीं होता, क्लेमाइडोमोनास है। भगवान, ऐसा लगता है किसी राक्षस का नाम ले दिया है किसी ने, क्लेमाइडोमोनास, है ना। तो हो सकता है, मैंने ध्यान तो नहीं दिया वैसे इतना, पहले वाली एनसीईआरटी में तो था क्लेमाइडोमोनास का नाम, पहले वाली एनसीईआरटी में तो था। ये एक तरीके का क्या होता है बेटा, ये एक तरीके की एल्गी होती है, ये भी एक सिंगल सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मतलब मैनी, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, मल्टी का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं उनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा डिफरेंस क्या आ जाता है, देखो बेटा अगर हमारी बॉडी की बात करी जाए, हमारी बॉडी में हर काम के लिए अलग अलग सेल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मुझे बताओ बेटा, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन से सेल का है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। यार राइटिंग सच में बुरी है क्या यार, ये तो मैंने इंप्रूव कर लिया बेटा। हाँ, ये तो तुम लक्की हो बेटा, आजकल थोड़ी राइटिंग मेरी ठीक ठाक निकल रही है। ये क्या कर दिया मैम, बुरा लग रहा है मैम, बुरा लग रहा है। वेरी गुड, रेड ब्लड सेल्स, वेरी गुड, रेड ब्लड सेल्स का, हार्ट का हेमोग्लोबिन सेल होता है। वेरी वेरी बेटा इनकम्प्लीट आंसर दे रहे हो तुम। हाँ, जो आरबीसी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे आईपीएल की भावनाओं में बह गए हैं, आरबीसी की जगह आरसीबी बोल रहे हैं। वापस आ जाओ बेटा, वापस आ जाओ, आईपीएल से वापस आ जाओ, क्लास 9th बायो की क्लास में वापस आ जाओ, है ना। हाँ, तो देखो बेटा हमारी बॉडी में ना हर काम बटा हुआ है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट रेड ब्लड सेल्स कर देते हैं, अगर बैक्टीरिया से लड़ना हो तो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उस चीज के लिए, है ना। और अगर इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो उसके लिए नर्व या न्यूरॉन्स होते हैं। तो हर काम बटा हुआ है ना। हमारी बॉडी इतनी बड़ी है, इतने अलग अलग तरीके के सेल्स हैं कि हर काम बटा हुआ है। बट अगर हम बात करें बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, है ना, तो देखो बेटा ये वाला पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ह्यूमन, है ना, ह्यूमन बॉडी के अंदर या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होती है, डिवीजन होती है लेबर की। डिवीजन मतलब बटा हुआ, लेबर मतलब काम, काम बटा हुआ है, अलग अलग काम अलग अलग सेल करते हैं। बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास, बेचारों के पास एक ही सेल है, तो उस एक ही सेल की मदद से ब्रीदिंग भी होगी, उस एक सेल की मदद से डाइजेशन भी होगी, उस एक ही सेल की मदद से मूवमेंट भी होगी, उस एक ही सेल से सब कुछ होएगा। तो यहाँ पे एक ही सिंगल सेल होता है जो सारे काम करता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल बेटा आपको पता है, तुम, मैं, सारे एनिमल्स, फिश है, बर्ड है, रेप्टाइल है ना, प्लांट है, इवन बेटा हमारे मोस्ट ऑफ द फंजाई,
यस बेटा, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि फंजाई तो यूनिसेलुलर है। नहीं बेटा, हमारे कुछ फंजाई यूनिसेलुलर होते हैं बट मोस्ट ऑफ द फंजाई मल्टीसेलुलर है। हमारे कुछ एल्गी यूनिसेलुलर होते हैं बट मोस्ट ऑफ द एल्गी मल्टीसेलुलर होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब एक बच्चे का यहां पर डाउट आया था कि मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमीबा एंड बैक्टीरिया। वेरी गुड क्वेश्चन एंड योर क्वेश्चन डजंट हर्ट मी, इट मेक्स मी हैप्पी, क्योंकि आप इतना सोच रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। बेटा ये चीज अभी आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये आपको समझ आएगी जब मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों में एक चीज कॉमन है, ये भी सिंगल सेल से मिलकर बनता है और ये भी सिंगल सेल से मिलकर बनता है। ठीक है, दोनों में क्या चीज कॉमन है? दोनों में एक चीज कॉमन है कि ये भी सिंगल सेल से मिलकर बनता है और ये भी सिंगल सेल से मिलकर बनता है। बट दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि इसके पास न्यूक्लियस होता है और इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, है ना। तो अमीबा के पास न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। ठीक है, बट बेटा इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, इसका डीएनए बेचारा ऐसे ही पड़ा होता है। तो बेटा अभी के लिए फिलहाल जो बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा था, ठीक है, वो मैं बता देती हूं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में भी ये डाउट आया होगा। अमीबा के पास बेटा क्या है? न्यूक्लियस होता है और बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि इस तरीके के सेल्स को क्या बोलते हैं जिनके पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। बता देती हूं, मैं ये पढ़ा नहीं रही हूं बेटा, ये सिर्फ मैं बता रही हूं। ये मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं बेटा, ये मैं पढ़ा नहीं रही हूं, मैंने सिर्फ आपको बताया है कि ऐसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता उनको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं, और जिनमें पाया जाता है ना, जिनमें पाया जाता है उनको हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। ये बात याद रखना, आगे चल के हमको ये आगे डिटेल में पढ़ना भी है, डिस्कस भी करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई जब सेल की बात हो रही है तो कृपया करके, है ना, ये जो अपने अंदर की चुल है, हर बात पे सेल की बात हो और गोला बना देना। आई कैन अंडरस्टैंड दिस चुल। बेटा ये चुल मुझको भी होती थी, मुझे लगता था हाँ भाई हाँ हर सेल ऐसा गोल गोल होता है। नहीं बेटा, सेल गोल हो सकता है ना, सेल इस तरीके से गोल हो सकता है, मान लिया, ठीक है, बट सेल इस तरीके से गोल गोल होने के साथ साथ ऐसा रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ऐसा पिलर जैसा भी हो सकता है ना। सेल इस तरीके की शेप का भी हो सकता है, सेल इस तरीके से ब्रांच्ड भी हो सकता है ना, जिसमें ब्रांच निकली हुई है ना। सेल इस तरीके से टेल वाला, है ना, पूंछ वाला, है ना, इलोंगेटेड वाला भी हो सकता है। तो सेल की बेटा अलग अलग शेप हो सकती है। अगर हम ह्यूमन बॉडी के ही अंदर देखें बेटा, रेड ब्लड सेल की शेप थोड़ी अलग होती है ना, बायकॉन्केव टाइप की शेप होती है ना। और बेटा व्हाइट ब्लड सेल्स की शेप अलग है ना। और हमारे मसल के जो सेल्स होते हैं बेटा उसकी शेप अलग है। इसको स्पिंडल शेप बोलते हैं। स्पिंडल मतलब बीच में से तो चौड़ा है बट पॉइंट्स पे से क्या है? पॉइंट्स पे से पतला है, यानी कि पॉइंटेड है। टिप्स पे क्या है? टिप्स पे पतला है, बीच में से चौड़ा है, इसको स्पिंडल शेप बोलते हैं। हमारी मसल्स के सेल्स ऐसे होते हैं, स्पेसिफिकली स्मूथ मसल सेल्स। ठीक है, तो अलग अलग तरीके की मसल्स होती हैं, टिश्यू चैप्टर में पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है भाई, सेल बहुत अलग अलग तरीके की शेप के हो सकते हैं। शेप की बात हो गई, नंबर की बात हो गई। लेट अस टॉक अबाउट द साइज ऑफ द सेल। सेल बहुत 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 छोटे होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि हमको आंखों से नहीं दिख सकते। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सा है, पूरे वर्ल्ड में पाया जाने वाला स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सा है, तो हम बोलेंगे माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक तरीके का बैक्टीरिया होता है जिसको बहुत सारी जगह पे पीपीएलओ भी कहा जाता है। पीपीएलओ की फुल फॉर्म खतरनाक सी है थोड़ी सी, प्लूरोनुमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है। भगवान क्यों आ गए हम 9th में, पहली ही क्लास में ऐसा पढ़ा रही है मैम? नहीं बेटा, याद वाद करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम रहने दो, बस ऐसे ही बता रही हूं मैं। ठीक है, माइकोप्लाज्मा आपको याद रखना है ना, माइकोप्लाज्मा याद रखना है। एक तरीके का बैक्टीरिया होता है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, व्हाट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिविंग सेल? ऑस्ट्रिच का अंडा जी। कौन सा अंडा जी? ऑस्ट्रिच का अंडा। ये नॉर्मल अंडा है बेटा, है ना, और ये ऑस्ट्रिच का अंडा है बेटा, तो आपको डिफरेंस दिख ही रहा होगा, है ना। वैसे कि बेसिकली इसके यॉक को कहा जाता है, बट अभी तुम फिलहाल तुम ये समझो, दे आर वेरी 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 large in size. This is the largest living cell, this is the smallest living cell. ठीक है, चलो अब एक बात बताती हूं तुमको।
मैम ने कहा जो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है ना, मैम ने कहा जो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है वो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा आप बोल सकते हो एक तरीके का बैक्टीरिया होता है। बट मैं आपको एक बात बताऊं, अगर अगर देखो बेटा, अगर ये बैक्टीरिया है ना, इसको बैक्टीरिया ऐसा ना बना के फ्लैजेला वाला बना देती हूँ। अगर ये बैक्टीरिया है ना बेटा, ठीक है, वे तो वायरस ये है इसके सामने। वायरसेस आर वे स्मॉलर देन बैक्टीरिया, वायरसेस आर वे स्मॉलर देन बैक्टीरिया। वायरस बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, ठीक है, वायरस बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। तो मैम फिर उनको स्मॉलेस्ट लिविंग सेल क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो सेल से मिलकर ही नहीं बने होते, क्योंकि वो सेल से मिलकर ही नहीं बने बेटा, उनकी बॉडी ये सेल से मिलकर ही नहीं बना, है ना। और हम तो बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं जो सेल से मिलकर बने, है ना। तो बेटा ये साइज वाइज की बातें है ना, अब थोड़ा हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई चीज बहुत छोटी है, कैसे दिखती और ये सब। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे बेटा, इंट्रोड्यूस करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। चलो पहले फटाफट से ये बताओ इसमें से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा है, ठीक है। मैंने अभी आपको कुछ चीजें बताई हैं पीछे, तो अब ध्यान से सुनो। विच वन ऑफ दिस इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा है? पोल स्टार्ट कर दिया है, फटाफट आंसर करेंगे। देखो बेटा, बैक्टीरिया इज क्लियरली अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वायरस तो सेल से मिलकर ही नहीं बना, है ना। और अमीबा भी यूनिसेलुलर है। मैंने आपको बताया बेटा कुछ फंजाई होती हैं जो यूनिसेलुलर होती हैं, अदरवाइज सभी फंजाई क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं। तो यहां से बेटा ये पता चल जाएगा कितने बच्चे ध्यान से सारी बातें सुन रहे हैं। 81% बच्चे ध्यान से बातें सुन रहे हैं। तो भाई ये क्या कर रहे हो तुम बेटा, हैं गलत रास्तों पे जा रहे हो। पहली क्लास में बैक्टीरिया भी बताया ना बेटा यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल से मिलकर बना है, ठीक है। चलो हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अभी बात ये हो रही थी कि भाई सेल तो इतने छोटे होते हैं, आंखों से दिखते भी नहीं है ना। तो भाई फिर सेल की स्टडी कैसे करते हैं? सेल आर वेरी 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 स्मॉल। सेल हमको आंखों से नहीं दिख सकता, है ना। मैं आंखों से बेटा तुम्हारी बॉडी के सेल्स नहीं देख सकती, है ना। आई कैन नॉट सी सेल्स। सेल बहुत 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 छोटे होते हैं। तो सेल को बेटा, है ना, सेल को ऑब्जर्व करने के लिए, सेल को देखने के लिए, सेल की स्टडी करने के लिए हम यूज करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट को जिसका नाम होता है माइक्रोस्कोप, है ना। माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा, माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा, माइक्रो मतलब छोटा, है ना। तो छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है ना, माइक्रोस्कोप क्या करता है, अलाउ करता है, हमको हेल्प करता है टू सी बहुत ही वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को, छोटे छोटे सेल को क्लियरली देखने के लिए काम आता है। और इसी की मदद से हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं सेल के स्ट्रक्चर को। तो हम यूज करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। और भाई माइक्रोस्कोप बेसिकली क्या है ना, ऐसा क्या है माइक्रोस्कोप में जिसकी मदद से हम इतनी छोटी चीज देख पा रहे हैं? तो भाई माइक्रोस्कोप के अंदर लगे होते हैं लेंस, ठीक है। माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होता है बेटा, भाई माइक्रोस्कोप में ऐसा क्या है? तो भाई माइक्रोस्कोप के अंदर लगे होते हैं लेंस, ठीक है। अब देखो बेटा, सिंपल सी चीज है, एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया हुआ है, बट मैं वैसे बता देती हूँ आपको, क्योंकि भाई मेरा काम है आपको सही चीजें पढ़ाना। अगर भाई पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या यार, तुम भी ना क्यों जाननी है? फिर कह देंगे मैम से पूछा था, मैम ने बताई नहीं, लगता है मैम को पता नहीं थी। पता है भाई, तुम रो जाओगे इसलिए नहीं बता रही हूं, है ना, तुम रो जाओगे। लो लिखो पीपीएलओ। पीपीएलओ, पीपीएलओ की फुल फॉर्म है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स।
ठीक है, और ये कहा भी क्यों जाता है ये भी बता दूं अब, क्योंकि बेटा जब पहली बार इनको डिस्कवर किया गया तो ये बिल्कुल उसी तरीके के ऑर्गेनिजम्स दिख रहे थे जिनसे न्यूमोनिया होता था, तो थोड़े वैसे वैसे लग रहे थे, तो उनको वैसा वैसा नाम दे दिया। ठीक है, हाँ, ईस्ट और वेस्ट, मैम इज बेस्ट, थैंक यू गाइस। ठीक है, चलो बेटा ये सब बातें तो पूरे साल होती रहेंगी। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी बेटा, मैं बोल रही थी माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप लेंस से मिलकर बनता है ना, माइक्रोस्कोप में लेंस लगाए जाते हैं, और माइक्रोस्कोप में लगाया जाता है कन्वर्जिंग लेंस। अब बताओ जरा कौन सा लेंस होता है कन्वर्जिंग लेंस, बताओ बताओ जल्दी बताओ। हाय राम, आधे घंटे पढ़ाई करने के बाद ये एंड बोलने लग गए हैं बेटा। ये जो स्टार्टिंग के आधा घंटा मटर गश्ती करी थी, जो बातें करी थी, जो तुमने गॉसिप पीटी थी मेरे साथ, हैं बातें करी थी जो तुमने, वो क्यों काउंट कर रहे हो तुम पढ़ाई में? आधे घंटे ही पढ़ाई करी है हमने अभी तक, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगी, उसके बाद कर देंगे क्लास खत्म। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कॉन्वेक्स लेंस, वेरी नाइस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। हाँ, तो माइक्रोस्कोप में ना कॉन्वेक्स लेंस लगे होते हैं। देखो बेटा, अगर आपके माइक्रोस्कोप में, ध्यान से सुनना बेटा, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, सुन लो, अगर आपके माइक्रोस्कोप में क्या है, अगर आपके माइक्रोस्कोप में, ठीक है, अगर आपके माइक्रोस्कोप में सिंगल एक ही लेंस लगा हुआ है तो माइक्रोस्कोप कहलाता है सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या कहलाता है? सिंपल माइक्रोस्कोप, है ना, उसको सिंपल माइक्रोस्कोप बोल देते हैं। बट अगर उसके अंदर एक से ज्यादा माइक्रोस्कोप लगाए गए हैं, उसके अंदर कॉम्बिनेशन है लेंस का, है ना, अगर वहां पर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है, लेंस का कॉम्बिनेशन है, यानी कि 2-3 लेंस लगे हुए हैं, जैसे कि बेटा इसमें होते हैं, है ना, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसको हम बोल देते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, अच्छा, या तो बेटा, है ना, या तो आपके स्कूल के अंदर, है ना, या तो आपके स्कूल के अंदर ऐसे वाला माइक्रोस्कोप होगा, या फिर आपके स्कूल के अंदर ऐसे वाला माइक्रोस्कोप होगा। दिखा देती हूं, देखो जल्दी से बताओ भाई, आपके स्कूल में कौन से वाला माइक्रोस्कोप है? अरे मैडम जी, स्कूल वाले लैब में ही नहीं लेके जाते हैं, पागल बना रहे हैं मैडम, हम तो ऐसे जाते हैं बाहर से देखते हुए कि कोई हमें ले जाए साइंस लैब में। ठीक है, तो एक ये हो गया और ये बी हो गया। आप क्या कभी स्कूल की बायोलॉजी लैब में गए हो? नहीं मैम, अभी तक तो नहीं गए। बेटा कभी जाओगे तो प्लीज थोड़ा ध्यान देना और देखना कि आपके स्कूल के अंदर कौन से वाले माइक्रोस्कोप लगे हुए हैं। और बेटा ये मत बोलना कि मैम हमारे स्कूल में तो ये वाला है, बेटा ये मैंने खुद नहीं देखा अपनी आंखों से आज तक, बहुत महंगा आता है ना। ये वाला माइक्रोस्कोप जो है ना बेटा, ये वाला माइक्रोस्कोप, है ना, ये वाला माइक्रोस्कोप अमेज़न पे मिल जाता है बेटा 1200, 1500, 2000 रुपए में। ये वाला माइक्रोस्कोप अमेज़न पे मिल जाता है। इवन ये वाला माइक्रोस्कोप भी आजकल अमेज़न पे मिल जाता है 3-4-5 हजार रुपए में। ठीक है, तो नॉट नहीं, ये तो लाइट माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड है, नहीं कम वैसे वाला है, नॉर्मल वाला है ना, मिरर वाला है ये। ठीक है, ठीक है, तो बेटा आपके स्कूल में ये वाले ही माइक्रोस्कोप होंगे ना, गरीब स्कूल, मेरा भी स्कूल गरीब था, ऐसे वाले ही थे। एक थोड़ा वैसा लाइट माइक्रोस्कोप होता था, थोड़ा अच्छे वाला, जिसमें बल्ब लगा था तो बिजली से चलता था, वो सिर्फ तब निकलता था जब बाहर कोई सर्वे के लिए आ गया है, स्कूल में इंस्पेक्शन होनी है, उस दिन सारी नई नई चीजें पता नहीं कहां से निकल कर आ जाती थी स्कूल में। मुझे तो यकीन ही नहीं होता था कि वाओ, हमारे स्कूल में इतनी सारी अच्छी चीजें हैं, तो जब हम होते हैं तो हमको क्यों नहीं दिखाई जाती? जब बाहर से कोई आ रहा है, कोई प्रिंसिपल मैडम आ गई, कोई बाहर के लोग आ गए, तो सब एकदम नई नई चीजें निकल के आ जाती थी। ठीक है, हाँ, तो कहने का मतलब ये है बेटा, ये थोड़े सस्ते वाले होते हैं, ये बेटा थोड़ा, है ना, ये थोड़ा महंगा है, इंतजाम इसका थोड़ा सिस्टम ज्यादा है। क्योंकि गाइस ये 5 लाख, 40 लाख, 1 करोड़, 4 करोड़, यस, दे आर वेरी एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना। और ये आपको छोटा दिख रहा है यहाँ पे, बट इट इज वेरी ह्यूज, बहुत बड़े बड़े माइक्रोस्कोप होते हैं बेटा। और ये इसमें इनको ऐसे ऐसे तो इतना नहीं देखा जाता, बेसिकली यहाँ पर एक फोटो बनकर आती है ना। इसका मैकेनिज्म आपको मैं कभी और बताऊंगी, क्योंकि इसके अंदर लाइट नहीं, इलेक्ट्रॉन्स फेंक के मारे जाते हैं सैंपल के ऊपर, और फिर वो टकराते हैं और फिर वो रिफ्लेक्ट होते हैं, फिर इमेज बनती है और फलाना ढिमकाना, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी।
और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ही बेटा हम सेल के अंदर की चीजें देखते हैं, क्योंकि सेल के अंदर बहुत ही सारी चीजें हैं। सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखना है, माइटोकॉन्ड्रिया को देखना है, उसके अंदर और चीजें हैं बेटा, है ना। तो भाई ये वाली सारी चीजें इसकी मदद से देखी जाती हैं। इट्स वेरी एक्सपेंसिव गाइस, वेरी एक्सपेंसिव, है ना। तो हम एक काम करेंगे, हम सारे बच्चे पैसे जोड़ के एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेके आएंगे। ठीक है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे माइक्रोस्कोप की बातें हो रही हैं तो हम आपको बता देते हैं बेटा। तो मोटे मोटे तौर पे ये दो तरीके के माइक्रोस्कोप दिख जाएंगे आपको। अच्छा, मैं क्या बोल रही थी, हाँ, मैं यहाँ पे आपको ये बता रही थी बेटा, है ना। अब बेटा हमारी एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है कि माइक्रोस्कोप के अंदर या तो कन्वेक्स लेंस होता है सिंगल, है ना, या तो कन्वेक्स लेंस होता है सिंगल, एक सिंगल लेंस लगा होता है किसी किसी में, ठीक है, जैसे कि इसमें लगा हुआ है, ठीक है। या फिर क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होता है लेंस का। अब कौन से का क्या होते हैं बेटा, दो लेंस कौन से होते हैं, एक होता है बेटा, है ना, एनसीईआरटी के अंदर ही लिखा हुआ है बेटा, है ना। एक होता है बेटा हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, और एक होता है हमारा आई पीस। अब ये क्या है, आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस का मतलब क्या है, देखो बेटा, जब आप माइक्रोस्कोप को अपने सामने रखोगे या बाय चांस कभी आपको आपकी स्कूल वाली मैम या स्कूल वाले सर आपको जब लैब में लेकर जाएंगे तो आप देखना वो क्या करेंगे, वो कोई स्लाइड रख देंगे। स्लाइड तो मैं आपको दिखा देती हूँ गाइस, स्लाइड का बजट है गाइस हमारा। ऐसी बात नहीं है गाइस, ठीक है, ऐसी बात नहीं है गाइस, स्लाइड का बजट है गाइस हमारा, है ना। ऐसे बेइज्जती मत करो, आ जाती है बेटा, स्लाइड आ जाती है 20-25 रुपए की। ठीक है, तो इसके ऊपर बेटा कुछ ना कुछ स्लाइड बनी होगी, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह की स्लाइड वगैरह होगी, और वो ना उसको ऐसे रख देंगे माइक्रोस्कोप में नीचे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, कहेंगे देखो, ऑब्जर्व करो, है ना, क्या करेंगे, ऑब्जर्व करो, ऐसे देखो। तो बेटा जहां से आप उसको ऐसे देखोगे ना, ऐसे देखोगे, उस पार्ट को आई पीस बोलते हैं। बेसिकली अगर आपको कोई चीज ऑब्जर्व करनी है माइक्रोस्कोप में तो आप अपनी आंख यहां पर लगाओगे, है ना, और यहां पर एक लेंस लगा होता है ना। यहां पर क्या लगा होता है बेटा, यहां पर एक लेंस लगा होता है, यहां पर एग्जैक्टली ये एक लेंस लगा होता है, तो इसको लेंस 1 बोल देती हूँ यहां पर, है ना, क्योंकि ये आंख वाला लेंस है जहां से आप इसको ऐसे ऐसे देखते हो। तो एक लेंस यहां लगा होता है, और जब यहां पर आप स्लाइड रखोगे अपनी, है ना, ये कांच की एक स्लाइड होती है, मान लो इसके ऊपर अमीबा है या कोई बैक्टीरिया है, कुछ है ना, तो यहां पे वो रखा हुआ है, तो यहां पर बेटा लेंस होते हैं, यहां पर भी लेंस लगा होता है ना, यहां पर लेंस लगा होता है, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको भी मार्क कर रही हूं बेटा, है ना। इसको लेंस 2 बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव लेंस। इसको ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेटा हमने अपना ऑब्जेक्ट यहां रखा है ना, मैंने किसी प्लांट के सेल को ऑब्जर्व करना है तो मैं उसको यहां रखूंगी, है ना, तो मेरा ऑब्जेक्ट प्लांट हो गया, है ना। मैंने अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम किसी भी चीज को रखा है तो मैं अपना ऑब्जेक्ट यहां पे रख रही हूं, मैं यहां पे रखती हूँ बेटा उसको, है ना, मैं इसको यहां पे रखती हूँ। तो यहां पे जो लेंस लगा होता है, एक सेकेंड, मेरे पास 3D मॉडल भी है, ठीक है। तो बेटा हमारे ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस होता है हमारे, है ना, जहां पे हमने अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, जहां पे हमने अपने, सेंड टू स्टूडेंट्स कर देती हूं, पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, देखो ये है बेटा माइक्रोस्कोप इस तरीके से, है ना। तो यहां देखो बेटा ये लेंस लगे हुए हैं बेटा, है ना, यहां पे देखो बेटा ये लेंस लगा हुआ है, ये देखो बेटा क्या है, ये लेंस लगे हुए हैं, ये दूरबीन जैसे तुमको दिख रहे हैं, है ना, ये लेंस लगे हुए हैं बेटा, इनको आई पीस बोलते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आई पीस, ठीक है। अच्छा, मैं इसको अगर ऐसे हटाऊं बेटा तो यहां पर मैं क्या रखती हूं, यहां पर मैं अपनी स्लाइड रखती हूं जिसपे अमीबा, बैक्टीरिया वगैरह कुछ होता है, इसको नीचे रखती हूँ, और इसको देखो बेटा यहां पर ना, यहां पर लेंस होगा, यहां पर लेंस होगा, और हर लेंस की अपनी मैग्निफिकेशन पावर होती है ना। हाँ वेरी गुड, है ना। हाँ, तो बेटा यहाँ पर ना, यहाँ पे लेंस लगा होता है, उस जो लेंस यहाँ ऑब्जेक्ट के पास है, जो आपकी आंख के पास है वो आईपीस हो गया, और जो आपके ऑब्जेक्ट के पास है वो ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया। सिंपल, जो लेंस आपकी आंखों के पास है वो आईपीस हो गया, और जो ऑब्जेक्ट के पास है वो ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया,
ठीक है। बाकी ये सब चीजें हैं बेटा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चैप्टर में और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके पेपर में आएंगी, बट फिर भी देख लो बेटा। यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है, स्टेज वो जगह होती है जहां पे स्लाइड को रखा जाता है, ये बेस हो गया है ना जिससे टिकाते हो, यहाँ से हैंडल हो गया जहां से आप पकड़ते हो, यहाँ से बेटा आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि बेटा दूरबीन से आप देखते हो ना, दूरबीन को एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, वैसे बेटा उसको एडजस्ट करने के लिए एक नॉब होता है ना, एक नॉब यहाँ होता है, एक ये ट्यूब होती है बेटा है ना, जहां से लाइट ऐसे टकराते टकराते जाती है, फोकस होती है। तो ये सारी चीजें हैं बेटा है ना, जिनके लिए तुम्हें ज्यादा दुखी होने की जरूरत है नहीं। अब देखो बेटा, अब जैसे जैसे बेटा वक्त बदल रहा है, साइंस तरक्की कर रही है, तो बेटा वो रॉबर्ट हुक और एंटनी ल्यूवेनहुक वाला टाइम बहुत पुराना था। अब धीरे धीरे करके साइंटिस्ट लोगों ने क्या कर लिया है, साइंटिस्ट लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे ना, बड़े बड़े बहुत ही महंगे महंगे अच्छे तरीके के माइक्रोस्कोप क्या कर लिए हैं, डेवलप कर लिए हैं, एडवांस हो गए हैं आजकल के माइक्रोस्कोप। ठीक है, और क्या क्या चीजें इंप्रूव करी गई हैं बेटा, हमारी एनसीईआरटी की ही लाइनें हैं बेटा, हमारी एनसीईआरटी की ही लाइनें हैं। हमारे माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन बहुत इंप्रूव हो गया है। रेजोल्यूशन मतलब क्लैरिटी, रेजोल्यूशन का मतलब होता है क्लैरिटी। बेटा जैसे कि आप लोग अभी इस टाइम पे ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे होगे है ना, तो आपने देखा होगा बेटा है ना 1080 पे देखते हैं कुछ बच्चे 720 पे देखते हैं है ना। तो ये सब क्या है बेटा, ये सब रेजोल्यूशन होते हैं। आपको पता है जितना ज्यादा ऊपर वाला रेजोल्यूशन आप देखोगे है ना, जितना ज्यादा हायर रेजोल्यूशन पे देखोगे उतना ज्यादा क्लैरिटी। बेटा बस कर रहे हैं एंड रुक जाओ, जस्ट गिव मी 7 to 8 minutes, वी विल एंड द क्लास। बेटा हमने 45 मिनट्स पढ़ाई करी है, अब आप बड़े हो गए हो, थोड़ा सा आदत डालेंगे थोड़ा सा है ना। ठीक है चलो सुनो, जल्दी सुनो बेटा। यूट्यूब पे आप क्लास देख रहे हो तो आपको ऑप्शन मिलता है ना रेजोल्यूशन का, 420 370 ऐसे करके कुछ कुछ होता है। मैं एग्जैक्टली शायद से गलत बोल रही हूँ नंबर, मैं चेक कर लेती हूँ क्या क्या होता है ना, एक बार देख लेते हैं। बट आपको पता होगा बेटा रेजोल्यूशन चेंज करते हैं तो क्लैरिटी चेंज हो जाती है। डिफरेंट रेजोल्यूशंस ऑफ वीडियो, तो 720 1080 फुल HD 480, तो ये अलग अलग रेजोल्यूशन होते हैं राइट है ना। तो बेटा जितना ज्यादा आपका हायर रेजोल्यूशन होता जाता है उतनी ज्यादा क्लैरिटी बेटर होती जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे जैसे बढ़ रहा है रेजोल्यूशन वैसे वैसे क्लैरिटी बढ़ रही है। सेम चीज बेटा आजकल हमने बहुत ही अच्छे अच्छे टाइप के माइक्रोस्कोप डेवलप कर लिए हैं जिनका रेजोल्यूशन बहुत ही हाई हो चुका है, तो हमें बहुत क्लियर इमेजेस आजकल दिख जाती हैं। उसके अलावा बेटा कंट्रास्ट, आजकल के माइक्रोस्कोप ऐसे डेवलप कर लिए गए हैं जिनमें बहुत ही अच्छा कंट्रास्ट होता है। कंट्रास्ट मतलब ब्राइटनेस काफी ज्यादा है ना, और जब ब्राइटनेस होती है सब कुछ अच्छे से दिखता है। जैसे कि देखो बेटा ये कंट्रास्ट आपको यहां से पता चलेगा। देखो बेटा यहाँ पे ब्राइटनेस और इसकी ब्राइटनेस में फर्क है, और क्योंकि ब्राइटनेस में फर्क है फोटो में, ठीक है, तो क्लैरिटी में भी आपको क्या है बेटा फर्क आएगा है ना। कंट्रास्ट भी आपको यहाँ पे हर कलर अलग अलग तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है, आपको यहाँ पर हर कलर अलग तरीके से दिख रहा होगा। तो बेटा है ना, अब आपका माइक्रोस्कोप अगर ऐसी फोटो, ऑब्वियसली ये फोटो तो नहीं दिखाएगा, माइक्रोस्कोप छोटी छोटी फोटो दिखाता है। छोटी छोटी फोटो मतलब जैसे ये माइक्रोस्कोप से ली हुई है ना। तो देखो बेटा ये इतनी क्लियर नहीं है बट ये ज्यादा क्लियर है ना, ये इतनी क्लियर नहीं है, ये ज्यादा क्लियर है ना। तो बेसिकली बेटर रेजोल्यूशन बेटर कंट्रास्ट वाले माइक्रोस्कोप आ गए हैं मार्केट में। उसके अलावा बेटा मैग्निफिकेशन है ना, किसी चीज को हम कितना बड़ा करके देख रहे हैं, किसी चीज को हम कितना बड़ा करके देख रहे हैं वो उसकी मैग्निफिकेशन होती है। जैसे कि भाई 2x जूम कर लिया, 4x जूम कर लिया, 8x कर लिया, 10x कर लिया है ना। तो बेटा कोई आपको छोटी सी बर्ड दिख रही है ना, तो अभी इसको जूम नहीं किया है बट आप उसको बड़ा करते जा रहे हो, 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 तो आप उसका और एनलार्ज मैग्नीफाई 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 करते हुए आप उसको देखते जा रहे हो। तो वैसे बेटा आजकल हमारे पास ऐसे ऐसे माइक्रोस्कोप्स हैं जो 400x तक किसी चीज को 400 गुना बड़ा करके दिखाते हैं। मान लो बेटा इतनी छोटी सी कोई चीज है, उसको 400x है ना, उसको 400x करके हमें क्या है बेटा वो दिखा सकते हैं। तो आजकल माइक्रोस्कोप्स में भाई काफी तरक्की हो गई है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक एक्टिविटी दी हुई है माइक्रोस्कोप से रिलेटेड। देखो बेटा आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, ठीक है, आपको मैं बता देती हूँ है ना, मैं आपको बता देती हूँ, स्टार्टिंग में मैं लिख देती हूँ बेटा है ना, आपको सेपरेट वीडियोस मिलेंगी एक्टिविटीज की। ठीक है, मैं आपको एक चैप्टर खत्म होने के बाद रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करूंगी। उस रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको ऑल एक्टिविटीज, उस पर्टिकुलर चैप्टर की सारी एक्टिविटीज मिल जाएंगी
और एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेटा एक्टिविटीज के लिए देयर विल बी अ सेपरेट वीडियो जिसमें सारी एक्टिविटीज एक साथ क्या हो जाएंगी, डिस्कस हो जाएंगी। ठीक है, सारी एक्टिविटीज एक साथ डिस्कस हो जाएंगी। ठीक है, और वो इतनी रेलिवेंट भी नहीं है ना, माइक्रोस्कोप वाली एक्टिविटी इतनी रेलिवेंट नहीं है। अनियन पील सेल, चीक सेल, ये वाली एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है जहां से आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हाँ अब बेटा अब सुन लो जरा, सुन लो जरा, है ना। यहाँ पे बेटा बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, हमारी एनसीईआरटी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है भाई, ये टर्म हमारी नई एनसीईआरटी के अंदर आपको दिख जाएगा। अगर आपके पास नई एनसीईआरटी है, अच्छी बात है, नहीं है तो ncrt.nic.in पे यानी कि एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाके आप चेक करो बेटा, उसको डाउनलोड कर लो, पीडीएफ उसका अवेलेबल है। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या है, एक मिनिमम वैल्यू है, एक मिनिमम डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के बीच में। अब ये क्या है, चलो सारे बच्चे जल्दी से एक एक्टिविटी करेंगे बेटा, हाथ मत जोड़ो, 1 घंटा तो पढ़ाई करोगे। जल्दी से सारे बच्चे बेटा क्या करेंगे, एक पेपर लेकर आएंगे फटाफट से। आपके सामने एक पेपर है ना, कोई भी पेपर ले लो बेटा, मैंने ये वाला एक पेपर ले लिया है। ठीक है, और आपको क्या करना है बेटा, जल्दी से आपको क्या करना है बेटा, आपको एक पेपर लेना है। ठीक है, उस पेपर के ऊपर आपको 2 डॉट्स बनाने हैं। ठीक है, आपको उस पेपर के ऊपर 2 डॉट्स बनाने हैं। जैसे कि मान लो वो एक डॉट ये हो गया और एक डॉट ये, बिल्कुल पास बनाना, बहुत ज्यादा दूर मत बनाना, बिल्कुल पास बनाना, बहुत ज्यादा दूर नहीं बनाने हैं, बिल्कुल पास 2 डॉट्स बनाने हैं। बना लिया, ठीक है, मैं भी बना लेती हूँ, है ना, मैं भी बना लेती हूँ। ये रे मेरा पेपर और ये रहा मेरा एक डॉट, ठीक है, और ये रहा मेरा दूसरा डॉट। देखो मैंने 2 डॉट्स बना लिए। ठीक है, देखो मैंने 2 डॉट्स बना लिए, 2 डॉट्स बना लिए मैंने। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, उसको दूर रखना है ना, अपने हाथ से इतना दूर कर लो, अपने हाथ से दूर कर लो, उसको कर लिया। अब आप उसको धीरे धीरे अपने पास लेकर आओ, धीरे 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 उसको पास लेकर आओ। क्या वो दोनों डॉट्स अब आपको एक दिखाई दे रही हैं? छोटी छोटी 2 डॉट्स बनानी है, छोटी छोटी। जल्दी बताओ बेटा, जब आप उसको धीरे धीरे अपने पास ला रहे हो, तो क्या वो दोनों डॉट्स मिलकर एक हो गई हैं? 2 डॉट्स बिकम 1। क्या 2 डॉट्स मिलकर एक हो गई हैं? जल्दी बताओ। बिल्कुल पास बनानी है बेटा, ज्यादा दूर नहीं बनानी है। जल्दी बताओ, यस और नो तो बताओ, यस और नो। देखो जैसे जैसे मैं उनको पास ला रही हूँ, अरे ये तो मिलकर एक हो गई, ये तो मुझे एक ही डॉट दिखाई दे रही है अब इतना पास। हाँ, जो बच्चे कह रहे हैं नो बेटा, उन्होंने डॉट दूर दूर बनाई होगी। जो बच्चे नो कह रहे हैं ना, उन्होंने डॉट दूर दूर बनाई होगी। बेटा आप डॉट बिल्कुल पास बनाओ। हाँ, कितना पास, मान लो बेटा ये एक डॉट है और ये दूसरी डॉट है, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 0.1 mm होना चाहिए, 0.1 mm, इससे ज्यादा नहीं, है ना। तो जो यस कह रहे हैं वो समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसी को लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बोलते हैं बेटा। हर लेंस का एक लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का मतलब है एक मिनिमम डिस्टेंस, लिमिट ऑफ, ठीक है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का मतलब होता है एक मिनिमम डिस्टेंस, एक छोटे से छोटा डिस्टेंस, ठीक है, एक छोटे से छोटा डिस्टेंस 2 पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, जब तक वो क्या है एक दूसरे से सेपरेट दिख रहे हैं। ह्यूमन आई की मदद से जब तक आप उन 2 डॉट्स को एक दूसरे से अलग अलग करके, मतलब देखो मुझे 2 डॉट अलग अलग दिख रहे हैं, अरे अब नहीं दिख रहे, अब तो बहुत एक ही दिख रहा है। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस होगा ना बेटा इन 2 डॉट्स के बीच में, ठीक है, द मिनिमम डिस्टेंस, इन दोनों डॉट्स के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, उसी मिनिमम डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, उसी मिनिमम डिस्टेंस को हम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बोल रहे हैं। जैसे कि बेटा एक सिंपल सी चीज है, देखो एक सिंपल सी चीज है, मान लो बेटा ये मेरा क्या है, बस आखिरी स्लाइड है भाई, इसके बाद एक और, अगर ये डिस्टेंस क्या है बेटा,
है ना। ये डिस्टेंस क्या है बेटा, 0.1 mm या उससे ज्यादा है, 0.1 mm या फिर उससे ज्यादा और मोर, तो हमको 2 दिखेंगी, ठीक है। बट अगर उससे कम है तो ये हमको 2 नहीं दिखेंगी, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस एनसीईआरटी ने डाला हुआ है। इसी को लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। 2 डॉट्स के बीच में 0.1 mm का होना चाहिए। ह्यूमन आई का अलग है, हर लेंस का अलग अलग होता है, और ये हमारी माइक्रोस्कोप में काफी अच्छे रेजोल्यूशन के लिए इसी को इंप्रूव किया जाता है। एनसीईआरटी के अंदर भाई एक बहुत ही सुंदर सी फोटो दी हुई है स्टोमेटा की, कि हमारी लीफ के सरफेस की अगर हम बात करें बेटा, हमारी लीफ की सरफेस होती है, हाँ है ना, लीफ होती है बेटा, लीफ। डू यू नो व्हाट इज लीफ? यस मैम, वी नो व्हाट इज लीफ। तो आपको ये भी पता होगा, लीफ के सरफेस पे छोटे 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 छेद होते हैं, पोर होते हैं, जिनको स्टोमेटा बोला जाता है। अब देखो बेटा, वो छोटे छोटे छेद माइक्रोस्कोप में कैसे दिखते हैं, ऐसे 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 छोटे छोटे छेद। ये देखो बेटा, ये क्या दिख रहा है, व्हाट इज दिस? ये सेल है, 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 और सेल के बीच बीच में देखो आपको छेद दिख रहे होंगे, जिनको स्टोमेटा कहा गया है। एनसीईआरटी की फोटो के नीचे लिखा हुआ है कोलोकेशिया। कौन सा केसिया? कोलोकेशिया। अब ये क्या होता है बेटा, अरवी को बोलते हैं इंग्लिश में, अरवी को बोलते हैं कोलोकेशिया। कोलोकेशिया मतलब अरवी। अरवी, अरबी जो खाते हो ना, अरवी, अरवी की सब्जी खाते हो, हाँ, उस पेड़ की, जिस पेड़ पे अरवी लगती है उसकी पत्ती को लिया, है ना, उसकी पत्ती को रखा, उसके पील को लिया, उसको रखा माइक्रोस्कोप में, और उसके छेद देख रहे हैं, है ना। तो ये कहानी है, ठीक है। चलो अब बस सिंपल बात है जो तुम ऑलरेडी क्लास 8 में पढ़कर आए हो, जिसको हम कंटिन्यू करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, वो ये है कि भाई अगर हम सेल की बात करें, सेल को हमने बोल दिया सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल सबसे छोटी चीज है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सेल से भी छोटी चीजें होती हैं, जैसे कि सेल के अंदर, है ना, जैसे कि बेटा सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हर सेल के पास क्या होती है, अपनी एक बाउंड्री होती है। हर सेल के पास अपनी एक बाउंड्री होती है, जिसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। हर सेल के पास अपनी एक बाउंड्री होती है, जिसको बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। एक ही चीज है बेटा, एक ही चीज है, एक ही चीज के 2 नाम हैं। अब आप मुझे चाहे समृद्धि मैम बोलो या समृद्धि हिटलर दीदी बोलो, ठीक है, तो बेटा एक ही बात है। अब बेटा कुछ सेल्स होते हैं जिनके पास इस सेल मेम्ब्रेन के अलावा बाहर की तरफ, है ना, सेल मेम्ब्रेन के अलावा बाहर की तरफ एक और प्रोटेक्टिव कवरिंग, एक और लेयर होती है, जिसको बोला जाता है सेल वॉल, इसको बोला जाता है सेल वॉल, ठीक है जी। अच्छा, यहां पर जेली लाइक सब्सटेंस जो होता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। अच्छा, अब कुछ बच्चों को लगता है न्यूक्लियस होता है बिल्कुल बीच में, नहीं बेटा, न्यूक्लियस बीच में भी हो सकता है, साइड में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है ना। तो हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए का धागा प्रेजेंट होता है ना। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है हमारा डीएनए। ये सारी चीजें जो मैं लिख रही हूं ना बेटा, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, डीएनए, ये सब हमें पढ़ना है, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे सेल के अंदर इस तरीके से अलग अलग स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, है ना, इस तरीके से अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, हमारा क्लोरोप्लास्ट है, गोल्जी बॉडी है, ईआर है ना, राइबोसोम्स हैं। भाई ये सारी चीजें, है ना, ये सारी चीजें क्या है बेटा, ऑल दीज आर सेल ऑर्गेनेलीज। ये क्या होती हैं बेटा, इनको हम बोलते हैं, है ना, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। अब सेल ऑर्गेनेलीज क्या होता है, सेल के पार्ट्स को हम सेल ऑर्गेनेलीज बोल देते हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एनसीईआरटी ने चैप्टर शुरू किया है एक छोटी सी बात से, पता नहीं वो क्या सोच रहे थे बट उन्होंने कहा कि देखो भाई, जो लाइफ की शुरुआत है वो पानी से हुई है, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है इस पृथ्वी पर जो लाइफ आई, कहा जाता है बेटा इस पृथ्वी पर जो लाइफ आई थी पहली बारी, है ना,
आज से करोड़ों साल पहले बेटा ऐसा कहा जाता है कि धीरे 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 कुछ बैक्टीरिया बने थे, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बने थे, फिर धीरे 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 है ना मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बने, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म बने, है ना, तो धीरे धीरे लाइफ आई। तो कहा जाता है कि उस टाइम पे जब लाइफ बनी पृथ्वी की टेम्परेचर, आपको पता है ना बेटा हमारी पृथ्वी पे बहुत चेंजेस हुए हैं। एक आइस एज आई थी जब बहुत एक्सट्रीम ठंडा टेम्परेचर हो गया था, है ना। एक टाइम था डायनासोर का भी, कोई सोच सकता है आज कि डायनासोर होते रहे होंगे, बट होते तो थे, है ना। तो वैसे ही बेटा एक टाइम आया था पृथ्वी पर जब बहुत एक्सट्रीम ठंड पड़ गई थी, पूरा पृथ्वी क्या था बेटा, है ना, आइस एज में चला गया था। तो बेटा अब कहा जाता है ना, जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि हमारे लद्दाख में, है ना, सबको पता है ना लद्दाख कहाँ है, हाँ इंडिया में है लद्दाख। तो लद्दाख में एक जगह है पूगा वैली, ठीक है, हमारे लद्दाख में एक जगह है पूगा वैली। पूगा वैली में ना इस तरीके के हॉट स्प्रिंग पाए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग क्या होते हैं बेटा, हॉट मतलब गर्म, ठीक है, स्प्रिंग मतलब छोटे छोटे तालाब भी नहीं बोल सकते, बहुत छोटे छोटे से एरिया होते हैं जिनमें नेचुरली बहुत ज्यादा हाई बॉइलिंग वाटर पाया जाता है। यानी कि आप इस पानी में हाथ डालोगे तो भाई ये खौलता हुआ उबलता हुआ पानी मिलेगा आपको इनमें, इनको हॉट स्प्रिंग बोलते हैं। नेचुरली इनके अंदर बॉइलिंग वाटर पाया जाता है, इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। और जब इसको देखा गया बेटा, है ना, जब हम साइंटिस्ट ने इनको क्या किया, जब साइंटिस्ट ने इनको स्टडी करा तो पता चला भाई इतने हाई टेम्परेचर में भी कुछ बैक्टीरिया हैं जो सर्वाइव कर पा रहे हैं, जो कि बहुत ही क्या था बेटा, जो कि क्या था, बहुत ही सरप्राइजिंग था, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि यार इतने खौलते हुए पानी के अंदर लाइफ पाई जा सकती है, जो कि सरप्राइजिंग है बेटा। आप अपनी एक उंगली डाल दो बॉइलिंग वाटर में तो आप 1-2 सेकंड में आपका हाथ जल जाएगा। और आप ये सोचो कुछ ऑर्गेनिज्म है, कुछ बैक्टीरिया है जो इतने हाई टेम्परेचर के अंदर पाए जा रहे हैं, राइट। तो ऐसे बैक्टीरिया बेटा जो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं थर्मोफाइल्स, ठीक है। और बेटा कहीं ना कहीं फिर, है ना, एक इंस्टीट्यूट है बेटा लखनऊ में जिसका नाम है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेस। इन्होंने बेटा वहां जाके रिसर्च करी, इन्होंने बताया कि भाई देखो इतनी ठंड है यहाँ पे, आसपास बाहर इतनी ठंड है, पानी इतना गर्म है ना, इतना ज्यादा डिफरेंस है, तो ये बैक्टीरिया मर क्यों नहीं रहे हैं, है ना, ये बैक्टीरिया मर क्यों नहीं रहे हैं, है ना। तो भाई ये बैक्टीरिया इसलिए नहीं मर रहे क्योंकि बेटा आसपास के टेम्परेचर और आसपास की सॉइल वगैरह के कारण यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसके कारण आसपास बहुत सारी कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा हो जाती है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या करती है, इस हॉट स्प्रिंग के अंदर पाए जाने वाले, है ना, ऑर्गेनिजम्स को बाहर की और दूसरी चीजों से, रेडिएशन से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। और इन बैक्टीरिया और इस पूरे स्पॉन्ड इसके आसपास क्या कर लेती है, प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है, ठीक है, जो कि बाद में हम पढ़ेंगे, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल बोलते हैं, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस पूरी स्लाइड का मतलब ये है और पूरे इस इंट्रोडक्शन का मतलब ये था, हमारी एनसीईआरटी ये कहना चाह रही है व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, कर दी भाई, खत्म हो गई है क्लास, ठीक है। ये स्टार्टिंग में जब आप इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करोगे ना एनसीईआरटी में, ये पहला पैराग्राफ है बेटा, ये जो मैंने आखिरी में पढ़ाया। अरे मैम ये कैसे हो, आप आखिरी में पढ़ा रहे हो, पहली लाइन आखिरी में पढ़ा रहे हो, क्योंकि कोई सेंस नहीं था इस चीज को पहले पढ़ाने का। लाइफ के बारे में उन्होंने बताया कि भाई देखो धीरे धीरे लाइफ बनी है, और लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है कि चुटकी बजाई और ऑर्गेनिज्म टपक गए, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते गए, एनवायरमेंट की चीजें बदलती गई, है ना, एनवायरमेंटल कंडीशंस बदलती गई, धीरे धीरे सेल्स के अंदर चेंजेस आते गए, और धीरे धीरे क्या हुआ है, चेंजेस आए और लाइफ बनी। और वैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि आसपास की चीजें भी कंट्रीब्यूट करती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को और सेल्स के अंदर चेंजेस को, उन्होंने ये बताने की कोशिश यहाँ पर करी है। तो गाइस इसी के साथ हम खत्म करते हैं अपनी आज की क्लास, ठीक है। रॉबर्ट हुक का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या था दोस्तों, अब तुम कह रहे हो क्लास खत्म करो, तो मैं डायरेक्ट अब पोल ऐसे ही डिस्कस कर लेती हूँ। रॉबर्ट हुक का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन यह है कि उन्होंने बैक्टीरिया देख लिए थे कॉर्क में, अच्छा जी, उन्होंने टर्म दिया था सेल, सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये है, ठीक है। बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं सभी सेल्स के, तो बेटा सभी सेल्स के बेसिक पार्ट ये होते हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, ये सब पाया जाता है, ठीक है। चलो, सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटा है, नहीं क्योंकि उसको हम बहुत इजीली देख सकते हैं, नहीं क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हैं, इसलिए सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है, ठीक है। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन मिनिमम डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स को सेपरेटली देखने का, ठीक है। तो बेटा ये है ना, ये डिस्टेंस इन दोनों डॉट्स के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ठीक है, जब तक आप उसको सेपरेटली देखना चाहते हो, ठीक है।
ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस कहाँ होता है? चलो इस पे पोल कर लेते हैं, ये तो मैंने तुमको बताया था, ये तो मैंने पर तुम गलती कर दोगे इसमें क्योंकि पीछे क्वेश्चन करा है मैंने। ऑब्जेक्टिव लेंस आंख के पास होता है? नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट के पास होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ खत्म करते हैं हम आज की क्लास। एंड आज आपके लिए होमवर्क ये है कि आप ये पता लगा कर आओगे कि ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा और सबसे बड़े साइज का सेल कौन सा होता है। ठीक है, सो दिस इज योर होमवर्क एंड दिस इज योर मैम समृद्धि मैम, जो आज की क्लास यहीं पर कर रही है खत्म। तो भाई आज की क्लास कैसी लगी सभी बच्चे बताएंगे कमेंट में, मैं कमेंट जाके रीड करूंगी। ठीक है, और अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं रिप्लाई भी करूंगी। ठीक है, तो सभी बच्चे क्लास खत्म होने के बाद बताएंगे कि आज की नीव 2027 बैच की पहली बायोलॉजी की क्लास आपकी कैसी रही, और आपको ये भी बताना है कि आपका नाम क्या है एंड व्हाट इज योर ड्रीम। आज मैंने आपको मोटिवेट किया, आज मैंने आपको बताया कि भाई सपना देखना है, लाइफ में कुछ बनना है, कुछ करना है, तो आज से सोचना स्टार्ट कर दो। ठीक है, और आज थोड़ा बातें शातें करने में थोड़ा टाइम लगा, पहली ही क्लास थी। ठीक है, बट धीरे धीरे हमारा टेम्परामेंट बनेगा, हमारी स्पीड बनेगी, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। समृद्धि मैम है, समृद्धि मैम आपकी बायोलॉजी साइंस से संभाल लूंगी वैसे तो। ठीक है, बट टेंशन नहीं, अभी के लिए फिलहाल आपकी बायोलॉजी इंप्रूव कराने की, आपकी बायोलॉजी में इंटरेस्ट डेवलप कराने की, और आपकी बायोलॉजी में 100% मार्क्स, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स दिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये है कि जो भी मैं आपको क्लास में पढ़ा रही हूँ वो आपको ध्यान से पढ़ना है, एनसीईआरटी रीड करनी है और क्वेश्चंस करने हैं। सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। विद वेरी बिग स्माइल ऑन फेस बेटा, आई एम एंडिंग टुडेज क्लास। ठीक है, और आज की डेट क्या है याद कर लेते हैं दोस्तों। क्या डेट है आज? 30th अप्रैल है। ठीक है, 30th अप्रैल। साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास। याद रखेंगे, दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ बायोलॉजी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।